सो गुड मॉर्निंग गाइज अगेन। हम फिर से मिले हैं करंट अफेयर की सीरीज के अंदर। सो वी आर गोइंग टू कवर अप द होल वीक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो 21 मार्च से लेके 27 मार्च तक जितने भी इम्पोर्टेंट थे आई हैव कवर्ड अप ओवर हियर। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर द डिस्कशन ऑफ इट। नाउ बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीकन चीतास टू इंडिया। सी हमेशा याद रखना, एनी स्पीसीज विच इज कॉन्सिक्वेंटली इन द न्यूज, सो उसका आईयूसीएन स्टेटस आपको याद रखना, ठीक है, कहाँ पे है, कहाँ इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, कौन सी जगह है, या इन्हीं कोई डिफरेंट स्पीसीज है तो उनकी डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, व्हाट इज देयर रोल इन शेड्यूल के अंदर, कौन से लिस्ट के अंदर आते, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। 2 साल से रिपीटेडली अफ्रीकन चीतास का इंट्रोडक्शन की, चीतास की बात हो रही है, तो सबका ध्यान है, तो यूपीएससी का भी है, ठीक है ना। बात करते हैं, सिर्फ 2 महीने ही बचे आपके एग्जाम में, तो प्रिपेयर करो तो स्मार्टली करोगे। क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस साल के है, 1 ईयर ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसके आसपास का देखो, वहां से ही आपके स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन या तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं ना। बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर एग्रीवेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा इंडिया श्रीलंका के अंदर रिलेशनशिप 1 बिलियन क्रेडिट दिया। अभी क्राइसिस क्या है आज हम वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उत्तराखंड में एक पैनल फॉर्म हुआ है यूसीसी, तो यूसीसी है क्या, कितना पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या होने वाला है, वो सब हम समझने की कोशिश करते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी आर कीन ऑन एंडिंग दिस मूल्य पेरियार बैटल। तो क्या है ये मूल्य पेरियार, क्या है ये बैटल, वो समझते हैं। देन इंडिया का कॉम्प्लेक्स पोजीशन ऑन इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया के ऊपर क्या पोजीशन है, क्या है वो हम देखते हैं। इंडिया टू बी टीबी फ्री बाय 2025, दिस इज द टारगेट। व्हाट इज द रिपोर्ट व्हिच हैज बीन सेइंग कि हम कब तक अचीव कर सकेंगे ये टारगेट या नहीं। Then there is a controversy over the movement of EVM, तो EVM है क्या, किस तरीके से EVM में काम होता है, क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। नासा का एक रिसेंटली आर्टेमिस प्रोग्राम जो लॉन्च होने वाला है मई के अंदर, वो न्यूज में था, हम वो समझते हैं। देन कॉलेजियम सिस्टम, तापी पार नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट एंड द प्रीलिम सीरीज, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं द कॉम्प्लेक्स पोजीशन ऑफ इटसेल्फ इंट्रोड्यूसिंग द अफ्रीकन चीता टू इंडिया। तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इसको इंट्रोड्यूस करने में, वो हम समझते हैं। सबसे पहले इंडिया में चीता को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कहाँ गए हमारे चीता, एशियन चीतास, क्या है चीता, पहले क्या स्टेटस था, अभी क्या हो गया है, क्यों इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें हमें समझनी, ठीक है। सो इफ यू कैन सी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ठान ली है कि भैया हमें इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो रिमेंबर कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है विच इज बीन सेट टू इंट्रोड्यूस द अफ्रीकन चीतास। 50 कैट्स को हम इंट्रोड्यूस करने वाले, दे आर दी कैट स्पीसीज, 6 कैट स्पीसीज है इंडिया के अंदर, सो वन इज द चीता इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या है उसका स्टेटस, क्या है, सब समझने की धीरे धीरे कोशिश करते हैं। सो यू कैन सी व्हेन योर मॉम गेट्स एंग्री दिस हैपन, तो उनमें भी गुस्सा तो होता ही है हर मम्मियों में, ठीक है। तो बात करते हैं हिस्ट्री की, तो किस तरीके से चीता कहाँ कहाँ मिलते थे वो समझते हैं। आज क्यों इंट्रोडक्शन करना पड़ा, क्योंकि इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गया है। जैसे ब्रिटिशर एक्सटिंक्ट हुआ है हमारे यहाँ से, उनके साथ साथ हमारे चीता भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। सो वो एक्सटिंक्शन के वजह से देयर इज नो चीता, और उसके वजह से क्या क्या इश्यूज है, ठीक है, और उनको क्यों इंट्रोड्यूस किया भी जा रहा है, ये सब हम धीरे धीरे समझेंगे। पर पहले ये सीखते हैं हिस्टोरिकल की कहाँ कहाँ पे चीतास मिलते थे इंडिया में। सो यू कैन सी होल रेंज, पाक से लेके इंडिया में गुजरात, देन नीचे भी है टिल केरला, सेंट्रल। तो यहाँ मेजरली आपको देखने को चीतास मिलेंगे, द रेंज, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल चीता रेंज की बात करें वर्ल्ड वाइड, सो यू कैन सी दिस होल येलो कलर, ये पूरा चीता का रेंज था। इतना उस वक्त, आज के टाइम नहीं, पहले के टाइम पे चीता इतने थे। यू कैन सी पूरा का पूरा एशिया रीजन, वेस्ट एशिया एंड दिस होल रीजन। नाउ अभी करंट टाइम में कहाँ कहाँ है, तो ये जो काले कलर के पैचेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ही है, ये सारे अफ्रीकन चीताज है, ठीक है। और ये नामीबिया है, वहां से ही हम लेकर आ रहे हैं वो चीता को। अगर हम यहाँ एशियन चीताज की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, एक छोटा सा पैच आप देख रहे हो, वो है ईरान का, ठीक है। तो ईरान के हिली जंगल्स नहीं, हिली एरियाज के पास, थोड़ा डेजर्ट, ग्रासलैंड, ओपन स्क्रब के पास पे चीता है, जो ऑलमोस्ट 50 40 या 50 जितने चीताज है वहां पे,
ठीक है। तो 40-50 एशियन चीतास बचे हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर स्टेटस पे। अफ्रीकन चीतास की बात करो तो स्टिल दे आर इन नंबर 7,000, ठीक है। सो वो अभी वल्नरेबल स्टेटस के अंदर है। एज सच सिर्फ चीता की हम बात करें तो वो वल्नरेबल है क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन लगाते हैं, ठीक है। बट अगर एशियन चीता की बात करें तो एशियन चीता इज कंप्लीटली क्रिटिकली एंडेंजर। 40 to 50 सिर्फ ईरान के पैचेस में। चिकन जी इतना बड़ा था, फिर क्या हो गया कि इतने तक ही सीमित हो चुके। इंडिया की बात करते हैं कि मेजर ऑफ द इंडियन पोर्शन वाज हैविंग चीता, व्हाई इट हैज बीन एक्सटिंक्ट, क्यों हुआ, क्या ऐसा कुछ हुआ था कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो समझना है। तो सबसे पहले यू विल बी सीइंग ओवर हियर, सी चीता ना इंडिया में बहुत पहले से ही थे, तादाद मात्रा में थे, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे। अभी क्या हुआ कि एक रीजन उसका ये था, अभी हमारे यहाँ पे क्या कौन थे, सारे राजा, ठीक है, मोनार्की थी हमारे यहाँ पे, राजा थे, तो राजाओं को शौक था किसका, शिकारी करने का। तो अब ये जो ब्लैक बक है जिसके ऊपर चीता हंट करता है, ठीक है, तो ब्लैक बक को हंट करने के लिए वो क्या करते थे, जंगलों में से सारे चीता वहां पे पिंजरे में ले आते थे खुद के वहां पे महलों में। तो जब वो शिकार में जाएंगे तो वो चीता छोड़ेंगे ब्लैक बक को हंट करके, फिर वो ब्लैक बक को ईट करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेंड था। तो उसके वजह से क्या हुआ, चीता उनके प्लेस से डिसलोकेट हो गए, उनका जो इकोसिस्टम था वहां से वो डिसलोकेट होकर पैलेसेस में आ गए, ठीक है। दूसरी चीज, चीता इज फास्टेस्ट मैमल, ठीक है, तो उसको कैसा एरिया चाहिए, ओपन। अभी एकदम डेंस फॉरेस्ट में वो दौड़ सकेगा, इधर कहीं कहीं पे भी फंस जाएगा, ठीक है। तो दे वांट ओपन, तो वो कहाँ पे मिलेगी, उनका उनका हैबिटेट एरियाज कहाँ होगा, पहले तो वो देखो हैबिटेट एरियाज उनके कहाँ होंगे, तो है स्क्रब फॉरेस्ट, दूसरा ओपन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स बोल सकते हैं, एक्सट्रीम ग्रासलैंड नहीं, छोटी छोटी वाली, ठीक है, सवानास बेसिकली उसी का ही वर्जन है। और बोल सकते हैं एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, जहाँ पे आपको चीता दिखेगी क्योंकि यहाँ पे वो आराम से दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो फास्टेस्ट है तो उनको ऐसे एरियाज ही चाहिए, सो हैबिटेट उनके ऐसे है। अब इंडिया में ये हैबिटेशन डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, विद टाइम वहां पे डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी एक्टिविटीज के चलते आपने देखा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो आप वहां पे और ऊपर से फॉरेस्टेशन, उस सब के चलते जो ग्रासलैंड है उसको भी हम फॉरेस्ट में कन्वर्ट करें, तो उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसी के बेसिस पे चीता डिक्लाइन हुए एंड मेजर अदर चीजें हैं। तो आपने पहले हमने देखा कि पैलेसेस में ले जा रहे तो उनकी जगह से वो डिसलोकेट हो रहे हैं। दूसरा वो जंगल में नहीं वहां है, तो उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी में ही कमी हो गई, जेनेटिक डाइवर्सिटी में कमी हो गई, आधे से ज्यादा पैलेसेस में सबने अपना अपने रख दिया है, जंगलों में है नहीं, ब्रीडिंग नहीं हो रहा, तो जेनेटिक डाइवर्सिटीज और बढ़ेगी नहीं, तो सर्वाइबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तीसरा, इट वाज फाउंड कि विद दिस, इसी के चलते जो डाइवर्सिटीज में इतना कमी आया उसके चलते मोर्टालिटी बढ़ चुकी थी बच्चों की, चीतास के चाइल्ड के बच्चों की मोर्टालिटी बहुत हाई लेवल पे हो चुकी थी, तो वहां पे उनकी इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो उनका भी सबसे ज्यादा था, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलेशन थ्राइव नहीं कर सकते। चौथा, इट वाज अ टाइम कि जब मुगल्स का टाइम था, ठीक है, सल्तनत मुगल्स का टाइम था, तो इट वाज फाउंड के जैसे अकबर थे, उनके हॉबीज और इंटरेस्ट होते हैं ना, तो उनको मैनी गियर, मतलब एक एरिया जहाँ पे आप शोकेस करते हो अपनी चीजों को, तो सारे पशु प्राणियां लोगों को वहां रखा गया था, ओपन शोकेस हमारा पावर दिखाने के लिए, ठीक है। तो इट वाज के 1000 चीतास उनके मैनियगर के अंदर थे, ठीक है। देन टीपू सुल्तान की बात करें तो 60 अराउंड चीतास उनके मैनियगर के अंदर थे, तो कहीं ना कहीं उनके इकोसिस्टम से डिसलोकेट हो चुके थे, उसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटीज एंड मॉडलिटी वो सब हो गया था, और वो एक सिर्फ फंक्शन कहीं तक पिंजरे में बन चुके थे, ठीक है। एक और चीज थी कि ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स में क्या है, डेवलपमेंट, विकास, पर उनका विकास, हमारा विकास नहीं, ठीक है। तो उनका विकास उनको करना था। अब विकास की बात करें तो उन्हें चाहिए था रेलवे वो सब के जंगलों तक पहुंच सके, अब वो सबके बीच में चीता सीता उनको बीच में आ रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था, सो व्हाट दे सेड, बाउंटी, जो चीता को मारेगा उनको हम रुपए देंगे। उसी की वजह से विलफुली
लोग मारने लगे पैसे के लिए, बाउंटी के लिए, ठीक है। और उसी इस पॉलिसीज के वजह से जैसे ब्रिटिशर का इंडिया में खत्म हुआ, हमारे चीतास भी खत्म हो चुके थे। तो 1948 के बाद जल्दी से चीता एक्सटिंक्ट हो चुके थे ऑलमोस्ट, एंड 1947-48 के पास एक्सटिंक्ट हो चुके थे। एक बार 60 के अराउंड कहीं थोड़ा लोकेशन में दिखे होंगे, पर रेयर है कि चीता उसके बाद कहीं थे ही नहीं। सो दैट वाज द एक्सटिंक्शन। सो यू कैन सी मेजर, एक तो हैबिटेट, जब हमने हैबिटेट देखे तो वो ये उनके मेजर हैबिटेट है। जो आज कंडीशंस उसकी क्या है, बिकॉज ऑफ प्रीवियस जो हिस्ट्री रह चुकी है हमारी, जिस तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी, मॉर्टलिटी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द लोकेशन, मिनिएगर्स में हॉबी इंटरेस्ट के अंदर बाउंटी किलिंग्स, इसी सभी के चक्कर से चीता एक्सटिंक्ट हुए इंडिया में, ठीक है ना। बात करते हैं, अभी सरकार रीलोकेट करना चाहती है। हम गए ईरान के पास, ठीक है, ईरान को बोला हमको दे दो भैया थोड़े बहुत चीता। अभी उनके पास 40-50 है तो वो तो हमें 50 देंगे नहीं, तो थोड़े बहुत ही देंगे, ठीक है। पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपके वहां पे हमें नहीं देना, ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, हमारे पास कम है, हमें नहीं देना। सो दे सेड नो, ठीक है। फिर व्हाट हैपेंड, अब अफ्रीका का, आशियन का तो सोर्स एक ही था, अब अफ्रीकन चीता ही बचे। सो वी वेंट टू नामीबिया। भाई यहाँ याद रखना, हम नामीबिया की सरकार से नहीं ले रहे, वहां पे चीता कंजर्वेशन एक एनजीओ है, उसके थ्रू ये डील हुई है, जिससे हम चीता रिलोकेट करने की बात हुई है। 50 चीता देने वाले हैं, ठीक है, जो हम कुनो नेशनल पार्क, अब उसके अंदर हम वहां पे लॉन्च करने वाले हैं। अभी इकट्ठे नहीं, आने वाले 5 साल के अंदर। अभी रिसेंटली मई के टाइम के अंदर 5 रिलीज करेंगे, फिर धीरे धीरे 15 ऐसे करके थोड़े थोड़े करके रिलीज करने वाले हैं वहां पे चीता ना। बात करते हैं, इसके अंदर एक कंडीशनल डील है जो नामीबिया की जगह बोल रही है कि आप चीता ले जा रहे हो, ठीक है, बट साइट के अंदर हमें लिस्ट 1 के अंदर जो बैन है कि हम डील नहीं कर सकते, आइवरी वो सारी चीजों के ट्रेड मटेरियल फाइल है, वो आप थोड़ा हमें लिबरेशन दिलवा दो साइट के अंदर, हमें सपोर्ट वहां पे दे दो, ठीक है। तो आप ले जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर एक कंडीशन है कि आप हमें ये इस चीज का सपोर्ट दिलाओ, क्योंकि दे हैव वाइल्ड रिसोर्सेस और उनके ऊपर उनको डील करना है, ठीक है, ट्रेड करना है कि उससे उनके रिसोर्सेस पर। बट हमने रखा है प्रोटेक्शन की वजह से, क्योंकि वहीं से एकमात्र बच्चे हैं और कहीं जगह आपको देखने को नहीं मिल रहे, तो दैट इज वन कंडीशन जो दी गई है ना। बात करते हैं अभी इशू क्या है। तो जो कंजर्वेस्ट है या जो है, उन्होंने बोला है कि देयर इज एन इशू। सबसे पहला सरकार बोल रही है उन्हें इंट्रोड्यूस करना है कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क ये जगह वही जगह है जहाँ पे लायन कंजर्वेशन की भी बात चल रही है। तो दोनों कैट एक जगह कैसे हो सकेगी, ये बात रही, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यही एरिया हमारे गिर लायंस, ठीक है, एशियाटिक लायंस सिर्फ गिर में ही है। अब कुछ गलती से कोई ऐसी भयंकर मां बीमारी आ गई और सारे के सारे लायन खत्म हो गए, ऐसा ना हो, थोड़े लायन को मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क सिलेक्ट किया डिस्पर्स करने के लिए, ठीक है। तो अभी वहां पे भी चीता इंट्रोड्यूस करें तो क्या हो जाएगा, क्लैश, ठीक है। दूसरा हमने बोला कि फास्टेस्ट एनिमल है, ठीक है, तो पर लोकेशन क्रंच विल बी अफेक्टिंग, ठीक है, उसी के चलते क्या पाया जाएगा कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में ऐसे ही बढ़ रही और बढ़ेगी, इसके चलते और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी। प्लस अफ्रीका का एनवायरनमेंट अलग है कंपेयर टू इंडिया का एनवायरनमेंट, ठीक है, तो वहां पे अडॉप्ट होना इकोसिस्टम में वो एक इशू रहेगा। तीसरा, इट इज बीन सेड कि इलीगल ट्रेडिंग इंडिया में कंप्लीटली बंद तो हुई नहीं है, तो अगर हम लॉन्च भी करेंगे तो ये तो कंटिन्यू है, तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और बिकॉज ऑफ दिस से कि ज्यादा टाइम तक ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मेजर गवर्नमेंट का मोटिव कंजर्वेशन का है ही नहीं, गवर्नमेंट का मोटिव है टूरिज्म, कि हम ऐसे सफारीज वफारीज खोल देंगे तो इससे क्या है, हमारा इनकम जनरेशन भी हो जाएगा, वहां के लोगों का भी इनकम जनरेशन हो जाएगा, जैसे लायन सफारीज है, चीता सफारीज है, तो इनकम जनरेशन टू दे नॉट एस्पेक्ट इज टू कंजर्व एंड रीइंट्रोड्यूस चीता के यहाँ पे चीता की पॉपुलेशन,
नो, द एस्पेक्ट इज फॉर द टूरिज्म। सो उनका मोटो ही अलग है, तो किस तरीके से कंजर्वेशन काम करेगा, तो ये इश्यूज उठाए गए हैं, ठीक है, कि ये जो लाने वाले हैं 50 चीता कितने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अगर इन इश्यूज के ऊपर काम नहीं किया। तो ये मेजर इश्यूज है और ये पूरी स्टोरी है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है चीता को इंट्रोड्यूस करने में। सो अगर इंट्रोड्यूस करना है, यू हैव टू सी ऑल द कंडीशंस कि ऐसी स्पीसीज हम ला रहे हैं बाहर की स्पीसीज, तो यहाँ की स्पीसीज पे अफेक्ट ना हो। प्लस प्रे, नंबर ऑफ प्रे भी तो होना चाहिए, वही कम हो तो वो कैसे पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी, ड्विंडलिंग हो जाएगी पॉपुलेशन। प्लस एक ही जगह पे आप दो चीजों को कंजर्व करे तो वो कैसे चलेगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, पैचेस हो रहे हैं, उनके एरियाज कम हो रहे हैं, उस पर ध्यान दो। तो ये मेजर चीजें हैं जिसके ऊपर काम करके फिर रीइंट्रोड्यूस के ऊपर सोचना चाहिए। मेजर टूरिज्म नहीं होना चाहिए, कंजर्वेशन शुड बी दी मोटो। सो इतना था, आई होप आप लोग क्लियर हो। सो यू कैन सी नेशनल पार्क, बात कर लेते करके देख लेते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। सो यहाँ पे है कुनो नेशनल पार्क, राजस्थान से बॉर्डर करता है थोड़ा बहुत, जहाँ पे चीता इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। सो यू कैन सी अरावली रेंज यहाँ पे है, विंध्यन रेंज यहाँ पे वन विहार नेशनल पार्क है, यहाँ पे पाना नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, फॉसिल नेशनल पार्क है, ठीक है। सी सतपुरा रेंज, मैकाल रेंज, महादीओ, राजपीपला, ठीक है। और यहाँ से हमारी तापी भी जाती है, इन दोनों के बीच में नर्मदा जाती है, सतपुरा से यहाँ से तापी जाती है। तो इस तरीके से मैपिंग्स करा करो। पेच नेशनल पार्क थोड़ा बहुत नीचे महाराष्ट्र में भी आता है, कान्हा नेशनल पार्क। सो रिमेंबर हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर, कुनो, माधव नेशनल पार्क, पन्ना, बांधवगढ़, संजय, देन फॉसिल, देन पेंच एंड कान्हा, वन विहार एंड सतपुरा नेशनल पार्क। इतने मेजर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। चिकन जी इस तरीके से जो राजा थे वो हमने मिनिएचर में सारे पशु प्राणियों को रखते थे फॉर द शोकेस। ना बात करते हैं चीतास की, तो याद रखना सबसे पुराने बिगेस्ट स्पीसीज है जो 5 मिलियन ईयर पुराने टाइम से एंसेस्टर्स उनके चल रहे हैं। नाउ दे आर दी वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल, सबसे फास्टेस्ट दौड़ने के लिए, जो अफ्रीका और एशिया में रहते हैं। सो दिस वन इज अफ्रीकन चीता, दिस वन इज एशियन चीता। अफ्रीकन डार्क इन कलर, दे आर थोड़ा लाइट इन कलर। इनकी आंखें ज्यादा बिल्ली जैसी है, इनकी आंखें बिल्ली जैसी कम है। देन अफ्रीकन चीता वल्नरेबल, अपेंडिक्स 1 साइट्स के अंदर आता है, हैबिटेट 7000 अप्रोक्सीमेटली है, बिगर इन साइज, अगर उनके बात करें चेहरे और वो सब में तो बड़े हैं कंपेयर टू आशियन चीता 40-50 ईरान में ही बचे। क्रिटिकली एंडेंजर है, साइट 1 में आता है, स्मॉलर इन फीचर्स, ठीक है, कैट लाइक आईज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, श्रीलंका का अग्रीवेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका के जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें 2 बिलियन से ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। इंडिया ने अभी रिसेंटली 1 बिलियन क्रेडिट दिया गया। वहां पे हालत कुछ इस तरीके से कि लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, तेल, कुकिंग गैस, खाना वाना सब लेने के लिए, इस तरीके की हालत हो गई। और उसी के चक्कर में इवन 2 सीनियर सिटीजन की भी मौत हो गई। यू कैन सी द प्राइस, इन्फ्लेशन किस लेवल पे चल रहा है। वहां पे कुछ कुकिंग गैस का प्राइस 1150 रुपए चल रहा है, मिल्क का प्राइस 600 रुपए केजी, जो श्रीलंकन रुपीस की बात करें तो, ठीक है। सो इवन पेपर शॉर्टेजेस हो गए थे, पेपर थे नहीं तो स्कूल की एग्जाम कैंसिल करी, बच्चों को तो मजा आ गया बट स्कूल की एग्जाम कैंसिल हो चुकी, ठीक है। सो ना जीएस2 का टॉपिक है, हमें समझना है कि क्या कारण है जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, क्या ग्राउंड में हैपनिंग हो रहा है, किस तरीके से इंडिया हेल्प कर रहा है, इंडिया को असिस्टेंस को किस तरीके से व्यू कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी चीजें समझने की बात है, शुरू करते हैं। सी लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से श्रीलंका इंडिया का रिलेशनशिप था। नाउ बात करते हैं, हमने बोला 2005 के अंदर श्रीलंका में राजपक्षा, ठीक है, महेंद्र राजपक्षा की सरकार थी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा लिया, देन 2015 के अंदर देयर वाज श्रीनिवास वो थे, फिर रिसेंटली ये सब प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये पीएम थे यहाँ पे, और अभी भी ये यहाँ पे पीएम है और उनके भाई प्रेसिडेंट है जो है गोताबाया राजपक्षा, ठीक है। ये महेंद्र राजपक्षा पीएम है, प्रेसिडेंट है गोताबाया, दोनों भाई है जो चला रहे। अब ये टाइमलाइन आप देख लो, इस तरीके से वहां पे चल रही है घर की सरकार,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली है जो इतना टाइम से वहां पे काम कर रही है, इट वाज बीन फाउंड कि उसी के चक्कर में हमने देखा कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है, एंड जिस तरीके का था टाइम, आइडियोलॉजी उनकी थोड़ी बहुत कम्युनिस्ट भी थी, और उस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की चलती स्टेट के पास ज्यादा पावर्स थी, और स्टेट के अंदर एक ही फैमिली कांस्टेंट रूल कर रही है, तो करप्शन देखने को बहुत लेवल में मिले हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इट हैज बीन सेड दैट बिकॉज ऑफ यहाँ से जनरली करप्शन जो शुरू हुआ है, जो आज श्रीलंका की ये कंडीशन पहुंच चुकी है ना। कैसे हुए? मेजरली दिस इज द टाइम पीरियड जहाँ पे ये इन्फ्लेटेड हुए चाइना की तरफ ज्यादा, और सबसे ज्यादा वहां से इन क्रेडिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये वो सारे रुपए देना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे और उससे ज्यादा हो चुका, और उसी के चलते विद द टाइम यू हैव सी के बीच में एक पीएम थे जिनको छोड़ देना पड़ा था, उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे दे दिया, क्योंकि पैसे नहीं थे कि उनको दे सके। इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया था उस पोर्ट के ऊपर कि वो पोर्ट के लिए जो रुपए देने थे वो उतने थे ही नहीं श्रीलंका के पास। तो क्या क्या एक काम करो, 99 साल के लिए आप लीज पे ले लो, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से डेट ट्रैप के अंदर श्रीलंका चाइना के साथ फंस चुकी है। नाउ व्हाट हैपेंड, अभी जैन के अंदर दे सेड कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे पैसे मांगने, हम जाएंगे चाइना के पास। ठीक है, चाइना से हम लोन लेंगे, खुद की लोन देने की। अभी कंडीशन क्या है, किस तरीके से वो समझते हैं। श्रीलंका की हाल की जो जीडीपी है उसका 110% जीडीपी का उनको डेब्ट है, मतलब इतना लोगों को उनको रुपए देना है, 110% उनकी जीडीपी का डेब्ट है ना। बात करें इन्फ्लेशन, 15% इन्फ्लेशन है। तो अभी श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत सेम ही है एकदम। अभी श्रीलंका रुपीस की बात करें तो एक यूएस डॉलर के सामने श्रीलंका रुपीस कुछ हो चुका है 278, मतलब इतना ज्यादा रुपीस उनका डेप्रिशिएट हो चुका है श्रीलंकन रुपीस। ठीक है, 278 एक यूएस डॉलर के सामने। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो 180 है। तो इतना ज्यादा, उससे क्या होगा, इस अगर जब रुपए आपका इतना ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाता है, व्हाट विल हैपन। सी, कोई भी कंट्री में रुपए का कैलकुलेशन होता है, एक तो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंपोर्ट। ठीक है, सो ये आपका जो इसका टोटल आता है। अभी फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो तो क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा, दे विल बी पॉजिटिव। ठीक है, नो ट्रेड डेफिसिट। बट वहां पे अगर एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज्यादा हो तो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट ज्यादा होगा। तो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या होगा उनका, नेगेटिव। अभी ऐसी कोई भी कंट्री नहीं होगी जहाँ पे इंपोर्ट होता नहीं। ठीक है, सो इंपोर्ट तो होता है। अभी श्रीलंका की बात करें तो दे आर बीन मोर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। अब इंपोर्ट इतना ज्यादा उनका है डिपेंडेंट, एंड रुपीस और डेप्रिशिएट हो गया, मतलब और इंपोर्ट का मतलब एक चीज लेने के लिए और रुपए उनको बाहर देने पड़ेगा। दैट मीन्स उनका फॉरेक्स रिजर्व खाली हो जाएगा। अब उसी के सेव कर ऑलरेडी 2 बिलियन तक पहुंच चुका है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व है ही नहीं, उनको चला सके ज्यादा टाइम तक, तो ऑलरेडी इतना खस्ती का हालत में पहुंच चुके। तो वहां क्या कर दिया, इंपोर्ट बैन कर दिया सरकार ने। अब इंपोर्ट बैन हो जाएगा, चीजें है नहीं, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा चीजों का। इसलिए कम चीजों की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए। एक नॉर्मल सा दूध लेने के लिए एक एक 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, चीज नहीं है, और इसी के चलते एक वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से अभी फेस कर रहा है। नाउ व्हाट हैपेंड, वी नो कि दे डोंट हैव रुपीस। अभी बात करते हैं उनको सालाना कुछ 22 बिलियन डॉलर का तो ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, 7 बिलियन तो उनको डेब्ट देना है उनके पास से इतने, उनके खुद का नहीं चल सकता, ये हालत हो चुकी है। ठीक है, इंडिया ने मदद की 1 बिलियन की, उससे ज्यादा इंडिया भी नहीं दे सकता। अभी समझो कोई भी इंसान इसको रुपए देगा, उसको पता है कि ये ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगी। ये डेब्ट मुझे पता है कि आपके पास है नहीं रुपए। ठीक है, आपको दूसरों को रुपए देना, उसके लिए आप मुझसे रुपए लेने आए हो, तो आप क्या होगे, उनको देने के लिए आप मुझसे रुपए आए हो, मेरे से भी उधार, आप मुझे देने के लिए आप किसी और से। तो ये क्या हो जाएगा, डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं ये लोग। ठीक है, तो ये ऐसे ही डिफॉल्ट करने वाले हैं। तो कोई देगा, कोई भी कंट्री देगा, आज कोई भी आप लोन लेने जाओगे, दे नो कि आप दे ही नहीं पाओगे रुपए, तो यू विल बी गोइंग टू डिफॉल्ट। ठीक है, उसी के चक्कर में चाइना के पास भी गए, पर चाइना से खुद के ही डेब्ट के लिए उन्होंने और
डेप लेने की बात की, पर वो भी लिमिटेड ही उन्होंने असिस्टेंस दिया है। उसके बदले इवन सी लोगों का भी गुस्सा है कि भैया आपकी पॉलिसी की वजह से 2005 से आप जितना टिल्ट हुए हो, उसी पॉलिसीज की वजह से इतना मनी, हार्ड मनी आया है, जिसकी वजह से हम दे नहीं पा रहे, हमारी वर्स्ट क्राइसिस हो रही। दूसरी चीज, व्हाट हैपन, ये चीज 2005 से ही शुरू हो गई थी, जिसका फाइनल रिजल्ट आपको 2019 में देखने को मिला, और उसके बाद कोविड आ गया। अब कोविड के चलते क्या हुआ कि भैया जो कंपनियां थी वहां पे काम करने बंद हो गए, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है, तो शटडाउन हो गए। प्लस जो वेस्ट एशिया में जो मजदूर लोग काम कर रहे थे वो घर आ गए, वहां पे काम बंद हो चुका है, तो वो जॉबलेस हो गए, वो घर आ चुके हैं, और यहाँ पे जॉब्स थी उन लोगों की भी जॉब्स चली गई है, ठीक है। तीसरा, टूरिज्म जो मेजर है, अब बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोई टूरिज्म नहीं आ रहा, पैसे कहाँ से आएंगे, एक्टिविटी कहाँ से होगी, ठीक है, और लोन तो चुका नहीं है। और इन सभी के चलते एक और गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, विद इन दैट टाइम गवर्नमेंट ने बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम शिफ्ट करें, केमिकल्स बंद कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी एट दैट पोजीशन वाज नॉट करेक्ट टू इंट्रोड्यूस दिस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर इतना फोकस किया है कि वहां पे उसी के चलते वो डिजास्टर पॉलिसी हो चुकी है, खाने पीने के भी वादे हो चुके हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये मेजर फैक्टर्स और इस चीज को और अग्रेसिव कर चुके हैं, एंड आज उनकी इकोनॉमी की हालत एकदम खस्ता हो चुकी है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब फाइनली आया है कि हम जा रहे हैं आईएमएफ के पास पैसे मांगने। सी कोई भी गवर्नमेंट होती है कंट्री की, उन्हें पता है कि हम आईएमएफ के पास जाएंगे पैसे मांगने, ऐसे ही तो नहीं देगी, उन्हें भी पता है डिफॉल्ट करेगी। व्हाट विल दे विल इंटरफेयर इन योर गवर्नमेंट पॉलिसी कि इस तरीके से मत करो, इस तरीके से करो, आप इतना नहीं दे सकते। हमने भी जब रिफॉर्म किए थे आईएमएफ के बहने से, हमारी भी सारी पॉलिसीज में दे इन्फ्लुएंस, दे हैव सेट दिस कंडीशन तो ही देंगे, तो इन्हें भी दिए गए हैं, ठीक है। अब उन्हें पता है, इसलिए वो वहां नहीं जा रहे थे पहले, चाइना के पास गए, हमें इंटरफेयर नहीं चाहिए उनका। अब दे डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट, सो दे आर गोइंग टू आईएमएफ। अब आईएमएफ देखो किस तरीके से देता है, क्या देता है, देन विल गेट टू नो, बट ये अभी कंडीशन है, और उसी के चलते बहुत अग्रेसिव कंडीशन हुई है। तो अगर मुझे इसको सिर्फ सम आउट करना हो, तो वन इज दी पॉलिटिकल रैम्पिफिकेशन ऑफ करप्शन, जिसके वजह से जो भाइयों की सरकार चल रही थी टाइम से, वन कंडीशन इज दैट कि उसके चलते यू विल बी फाइंडिंग दैट होल श्रीलंकन इकोनॉमी इज गोइंग ऑन दी वर्स्ट फेज। सरकार मालूम मार, पर नेशन ट्रेजरी इज वर्स्ट, ठीक है, क्योंकि उनका पॉलिसी टिल्ट हो गया, चाइना डेप ट्रैप हमन पोटा वो सब ज्यादा करप्शन और वो सब हो रहा है, ठीक है। दूसरा एक रीजन वो था जिसके वजह से यहाँ तक तो पहुंचने ही वाले थे, एग्रेसिव इसलिए हो गया आफ्टर कोविड, जॉब लॉस, शटडाउन्स ऑफ द कंपनी, देन टूरिज्म नहीं हो रहा था, ठीक है, और ऑर्गेनिक, तो ये गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज और ये सारे रीजन है जो उसको आज इतनी अग्रेसिव कंडीशंस में पहुंचा दिया गया है, ठीक है। इंडिया हैज गिवन दी असिस्टेंस, इंडिया असिस्टेंस दे रहा है कि आप खाने पीने के लिए जो भी है आप हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, 1 बिलियन की। दैट मीन्स आपके पास जब आपकी कंडीशन ठीक हो जाए तब आप हमें रुपए दे देना, ठीक है। सो क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप खाना पीना वो सब देख लीजिए, 1 बिलियन तक। नाउ व्हाट हैपेंड, वहां की मीडिया कुछ अलग ही तरीके से शो कर रही है कि इंडिया पैसे अपने लिए नहीं दे रहा, वो खुद के इंटरेस्ट के लिए दे रहा है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है उस सब के लिए। तो कहीं ना कहीं वहां की जो मीडिया है वो थोड़ा अलग ही पॉलिटिकल वे में जा रही है। बट लेट्स सी हाउ दिस क्राइसिस इज गोइंग, इट इज गोइंग टू बी वर्स्ट क्राइसिस इन द 50 years श्रीलंका इज फेसिंग, एंड नाउ श्रीलंका इज दी वेरी नेक्स्ट डोर टू आवर नेबर, ठीक है, जो इंडियन ओशन में है, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना और चाइना के और डेप्थ में नहीं चले जाना, इंडिया को इंटरफेयरिंग करना पड़ा, इसलिए वन इज द रीजन इंडिया तुरंत एक असिस्टेंस दिया है। लेट्स सी आगे क्या होगा, बट दिस इज द इशू कि वो कहाँ ऐसे कैसे पहुंच चुके हैं। सो यू कैन सी इतनी बड़ी लाइन यहाँ पे एक एक कुकिंग गैस के सिलेंडर लेने के लिए लगी हुई है, उसके चलते होर्डिंग भी हो रहा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग लाए, एसेंशियल पॉलिसी, कमोडिटी का रिस्ट्रिक्शन ले लिया, तो लोगों ने खाना माना और कंपनियों ने होर्डिंग करके रखा है, तो उसके भाव बढ़ चुके हैं। सो मैत्रीपाल श्री सेना गोटाबाया जो भी चल रहे हैं, इनके भाई पीएम है और ये प्रेसिडेंट है, तो उनकी ही सरकार जिसकी वजह से ये सब चल रहा है ना। यू कैन सी 7 बिलियन डेप्ट है टोटल, और अभी उनके पास इतने है भी नहीं देने के लिए।
चाइना 2.5 बिलियन असिस्टेंस देने वाला है, ठीक है, खुद के ही लोन के पैसे के लिए देने वाला है, हम 1 बिलियन दे रहे हैं क्रेडिट लाइन। Now, the question which you guys need to do, thermal guardian military exercise is conducted between which of the following countries? हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ लिया था, एक बार जरा देख लीजिए, आप याद कर लीजिए। हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था दैट थर्मल गार्डियन एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो रिसेंटली अभी बेलगाम में चल रही है, जापान एंड इंडिया के बीच में, ठीक है, आर्मी एक्सरसाइज है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a member of parliament who is not a minister is referred to as a private member. The introduction of the private member bill in the house require 1 month notice. The private member bills can be introduced and discussed only on Friday. Which of the statement given above is correct? वो बताना है, ठीक है। Now, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा दिमाग दौड़ाओ और बताओ। आई होप आप लोगों ने सोचा होगा क्या है आंसर, कमेंट सेक्शन में फटाफट डाल दीजिए। See, consider the following statement. A member of parliament who is not a minister, क्या बोला जाता है? अगर मिनिस्टर हो गए तो ऑब्वियसली मिनिस्टर ही कहलाएंगे, अगर नहीं है तो उसको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं, और उनका जो बिल आता है उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। The introduction of the private member bill in the house require 1 month notice. जो मिनिस्टर का बिल होता है वो 7 दिन के अंदर नोटिस में आ जाता है, पर प्राइवेट मेंबर को 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है, याद रखना। बिल प्राइवेट मेंबर का मंडे टू थर्सडे सरकार के बिलों की बात, फ्राइडे प्राइवेट मेंबर्स के बिलों की बात, ठीक है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बात करते हैं नए टॉपिक पे। उत्तराखंड टू फॉर्म अ पैनल फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वहां की सरकार पुष्कर सिंह धामी ने एक कैबिनेट के थ्रू डिसाइड किया है कि हम एक एक्सपर्ट पैनल बनाएंगे और किस तरीके से हम यूसीसी हमारे स्टेट में लागू करेंगे। सो यूसीसी सिर्फ यूनियन ही लागू नहीं कर सकता, वो स्टेट वाइज भी लागू होती है, और कोई ऐसा कोई स्टेट है जहाँ पे यूसीसी लागू किया गया हो इंडिया में? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए, फटाफट सोचिए, कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूसीसी लागू किया हो? उत्तराखंड ने तो अभी बात की है, उससे पहले कोई है जहाँ पे लागू हो चुका हो? है गोवा, गोवा में यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। उसके बाद अभी कोई बनेगा और अगर उत्तराखंड करेगा देन दे विल बी द सेकंड। नाउ समझना है की पॉइंट्स क्या है, क्यों इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, और यूसीसी एज सच क्या है, क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस है। इंडिया में ऑलरेडी यूसीसी जैसे सिविल मैटर्स के लिए लॉ है या नहीं? कोई कॉमन पर्सनल लॉ फॉर एनी रिलीजन है? हाउ डज द आइडिया ऑफ यूसीसी रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द रिलीजन? ठीक है, ये हर एक डायमेंशन में हम एक एक डिस्कस करते हैं। बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो सीएम ने बोला कि हम एक कमेटी बनाएंगे यूसीसी के लिए, ठीक है। सो वी वांट टू बैलेंस द बोथ थिंग। द प्रपोजल एक कैबिनेट के थ्रू यूनिनिमसली आया है। सी गोवा एकमात्र सिर्फ ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूसीसी है। बात करते थे यूसीसी। तो यूसीसी क्या है? डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 44 में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मतलब सारे सिविल मैटर्स सभी के लिए, पर्सनल मतलब रिलीजन के पर्सनल मैटर्स पे नहीं होना चाहिए, बट सभी के लिए कॉमन तरीके से होना चाहिए, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। फिर आपका धर्म के अकॉर्डिंग जो पर्सनल मैटर वो नहीं, एक सभी के लिए शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, उस सब के लिए कॉमन लॉ हो, ठीक है। उसे ही कहते हैं यूसीसी। तो आर्टिकल 44 में इवन तो सपना था कि ऐसा कुछ हो, ठीक है, 44 में दिया गया है। 37 क्या बोलता है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब सरकार को करना हो तो कर सकते हैं, करे तो अच्छा है,
वोटिंग इलेक्शन एक रीजन है उसको जज करने के लिए, बट ये नॉन जस्टिसेबल, अगर ना हो तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। नाउ बात करते हैं यूसीसी की। सो आर्टिकल 44 से पहले अगर आप देखो तो सारे जो भी आर्टिकल्स है डीपीएसपी के, वहां पे ये बोला कि इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट टू डू दिस, बट यूसीसी में क्या बोला है, स्टेट शैल एंडेवर्ड बाय सुटेबल लेजिस्लेशन 43 में, while phrase by suitable legislation is not mentioned in 44, मतलब कानून के द्वारा ऐसा करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये था कि बाकी सारे जो आर्टिकल्स है डीपीएसपी के वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन यूसीसी, इसलिए ये वर्ड डाला भी नहीं गया था, कंसिडरिंग जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस और उस सब ने प्रीवियसली भी बताया गया था जब संविधान बन रहा था। हमारे लिए जानना है कि यूसीसी क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि यूसीसी ऐसा कोड, ऐसा लॉ जो सभी के लिए कॉमन हो, ठीक है। आर्टिकल 44 यही बोलता है और वो हमें इम्प्लीमेंट करना है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। पॉजिटिव क्या होगा ये सोचने की बात है, अगर यूसीसी हो तो पॉजिटिव क्या होगा, तो सबसे पहला पॉजिटिवनेस ये होगा कि जो पर्सनल लॉज है जिसके अंदर कितने बार कास्टिज्म उस सब की वजह से वल्नरेबल सेक्शंस और हैरान होते हैं, तो ये सारी चीजें हट जाएगी, ठीक है। सबके लिए कॉमन लो, देयर विल बी नो कास्ट पंचायत इटसेल्फ इन द गांव खाप पंचायत, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वुमेन्स और वल्नरेबल सेक्शन विल बी गोइंग टू गेट इक्वल स्टेज, ये चीज होगी, इंप्रूवमेंट होगी कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक यूसीसी होगा तो एक नेशन डेवलप भी होगा, प्लस कास्ट के बेसिस के नाम पे अलग अलग लॉज, रिलीजन लॉज के बेसिस के नाम पे पॉलिटिक्स भी नहीं होगी, वोट भी नहीं मांगा जाएगा, तो ये सारी चीजें हट जाएगी अगर यूसीसी हो, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात। अभी नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, पर चैलेंजेस क्या है यूसीसी को लाने में, तो सबसे पहला चैलेंजेस आ जाता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, ठीक है। तो हमारे वहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन या ग्रुप या इंडिविजुअल के लिए आर्टिकल्स दिए गए, यूसीसी लाना एक उसी के लिए कॉन्ट्रवेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देखने लायक है चैलेंजेस के अंदर कि इतने ज्यादा सारे सेक्शंस के लोग रहते हैं और एक कॉमन कानून लाना, तो मतलब कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज का एक इशू भी बन सकता है, एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर वो चीज को लाना वो भी एक इशू बन सकता है। चौथा उसे इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। पांचवा लॉ का ड्राफ्ट करना, किस कौन सा बेस होगा, कौन से लॉ का बेस होगा, सबके पर्सनल का मिक्स करेंगे या कुछ अलग लेंगे, वो भी एक चैलेंजेस है। सो मेजर चैलेंजेस यूसीसी के ये है, ठीक है ना। बात करते हैं इंडिया में, क्या अभी तक कोई लॉ है ही नहीं यूसीसी, तो ऐसा नहीं है भाई, वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कॉमन सबके लिए है, सिविल प्रोसीजर कोड है, ठीक है। देन सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट, ये यूसीसी बेसिस के ऊपर सिविल मैटर्स के ऊपर ही बने गए, ठीक है। देन यू कैन सी मोटर व्हीकल एक्ट, सबके लिए यूनिफॉर्म लाया, बट स्टेट ने खुद के लिए एक्सेप्टेंस नहीं माना, कितने स्टेट से रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, दैट हैज बीन फाउंड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इट वाज फाउंड कि यूसीसी अगर बहुत कंपल्सन होता तो यूनियन लिस्ट में दिया होता, पर ये क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर स्टेट एंड यूनियन दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है। सो लॉ कमीशन ने भी बोला है कि इंडिया में 2020 के अंदर इट इज नॉट विजिबल एंड नॉट डिजायरेबल टू कम विद यूसीसी। नाउ बात करते हैं, क्या सभी अलग अलग धर्मों के एक ही पर्सनल लॉ, ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर भी अलग अलग है, अलग अलग वल्नरेबल प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है। इवन वी टॉक अबाउट नागालैंड एंड देयर आर सो मेनी ट्राइब्स, उनकी कस्टमरी प्रैक्टिस, उनको प्रोटेक्शन की बात की, सो देयर इज नॉट वन कॉमन लॉ फॉर वन रिलीजन। इवन इन मुस्लिम देयर इज अ डेविएशंस, जम्मू कश्मीर में कुछ अलग है, बाकी जगह अलग है, तो ये सारे इश्यूज है, ठीक है। बात करते हैं how does the idea of UCC related to fundamental right? See, सबसे पहले आर्टिकल 25 इंडिविजुअल को राइट देता है, आपको जिससे फ्रीडम जिस तरीके से करना हो। 26 क्या बोलता है, ग्रुप, ठीक है। और इंडिया में ग्रुप पे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंडिविजुअल के ऊपर पब्लिक ऑर्डर हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन दिया गया। इवन दो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तभी उनके ही मेंबर के अंदर डिवीजन हो गया था टू पुट यूसीसी इन फंडामेंटल राइट चैप्टर और नॉट, और मना किया। सो द चेयरमैन जो थे कमिटी के फंडामेंटल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दे सेड कि ये फंडामेंटल राइट से स्कोप से बाहर होना चाहिए, उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना रेदर देन यूसीसी, ठीक है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब ये बात था, अभी लॉ कमीशन भी ये बोली वी वांट कि हमारे लॉज थोड़े कॉमन हो, रिलीजियस मैटर को हटा के, ठीक है। रिलीजन प्रैक्टिसेस वो सब फ्रीडम आपका जो है वो रख सकते, बट अगर मैरिजेस वो सब में अगर चीजें चेंज हो जाए तो थोड़ी अच्छी इम्पैक्ट है, पर चैलेंजेस उससे ज्यादा है, उसी पे हमें काम करना है, अगर वो हो जाए तो इट विल बी इथोपिया, ठीक है।
नाउ सुप्रीम कोर्ट कीन ऑन एंडिंग मुल्लापेरियार बैटल। तो ये क्या है, क्यों इतना इंटरेस्ट है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई खत्म करो, कितने टाइम से लड़ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा इन लोगों का, ठीक है। सो नाउ बात करते हैं, यू कैन सी द मैप ओवर हियर। आपका ये पर्सपेक्टिव GS1 ज्योग्राफी के अंदर आता है, GS2 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के, एंड 3 डिजास्टर मैनेजमेंट। 3 अलग डायमेंशन से ये टॉपिक कवर होता है। नाउ बात करते हैं, दिस इज दी रिवर, पेरियार रिवर, ठीक है। यहाँ पे उडुकी रिजर्वियर है, जो बहुत बड़ा एक रीजन भी था फ्लड के लिए। ये पेरियार टाइगर रिजर्व, इसी के पास यहाँ ही सबरीमाला भी है, ठीक है। देन ये रहा मुल्ला पेरियार डैम, एग्जैक्टली हियर इट इज, केरला के अंदर पूरा डैम है। पेरियार और मुल्ला पेरियार दोनों, मुल्ला एंड पेरियार दोनों की नदी का कॉन्फ्लुएंस के ऊपर पास में ये डैम बनता है। पेरियार रिवर इज द सोर्स, ठीक है, और ये सबसे लार्जेस्ट भी है, इतना याद रखना। अब इशू क्या है वो समझते हैं एक एक करके। सो डायमेंशंस इस टॉपिक के क्या रह गए, की पॉइंट्स अबाउट मुल्ला पेरियार डैम क्या है वो भी समझेंगे, ठीक है। दूसरा है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग मुल्ला पेरियार रिवर, क्या डिस्प्यूट है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या चल रहा है, बैकग्राउंड क्या है डैम्स का, एजिंग डैम्स इंडिया में अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट, इशू क्या है एजिंग डैम्स की, एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है। ठीक है करके देखते हैं, दिस इज द इमेज मुल्ला पेरियार डैम की। नाउ बात करते हैं, ये जो इशू चल रहा है बेसिकली 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाई थी, ठीक है। अब वो कमेटी ये डैम की सब चीज देखने वाली थी। अभी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, ये जो बैटल चल रहा है ना तमिलनाडु केरला के बीच, हमें इसे खत्म करना है यार, बहुत हो गया। अब ये जो कमेटी बनाई ना उसको हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे वो देखते हैं। सो यू विल सी द कमिटी, उनके ग्राउंड एक्शन के लिए उन्होंने एक चीज बनाई। सो ये जो डैम है 126 साल पुराना डैम है, 126 ईयर ओल्ड। नाउ क्या आप बात करिए कि कमेटी विल बी रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा पावर हम कमेटी को दे देंगे, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर देंगे। सजेशंस दिए गए कि बेंच जो लीड बाय AM खनवलिकर सजेस्टेड कि 2 टेक्निकल एक्सपर्टीज को रखा जाए वो कमेटी के अंदर, ठीक है। देन वो कमेटी मेन काम करेगी, सेफगार्ड इंस्टीट्यूशनल वर्क सब कुछ वो करेगी, ठीक है। दे विल से दोनों स्टेट्स को कि ये सेफ्टी फीचर्स के लिए काम करो। अगर स्टेट नहीं करता है तो वहां की चीफ सेक्रेटरी विल बी द रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल हो गए, लायबल हो गए अगर डिले किया, जो कंप्लाई नहीं किया डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मतलब ऊपर उनके एक दे दिया गया, अगर नहीं किया ना तो देख लो क्या होगा तुम्हें, ठीक है। कंपल्शन डाल दिया गया किस तरीके से, देन एक रिजनेबल टाइम दे दिया कि आपको इतने टाइम के अंदर कर देना है। ये सारी चीज उनको स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी कमेटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए की है कि ये चीज को इशू को सॉल्व आउट हो सके और बार बार कोर्ट के अंदर ये बैटल्स ना हो। तो हमें समझना है मुल्ला पेरियार डैम क्या है। तो ये याद रखना, ये ग्रेविटी डैम है, ये इंसानों से मेंशनरी से बनाया, नेचुरल नहीं, ग्रेविटी डैम है। पेरियार रिवर के अंदर केरला में बिल्ड हुआ गया है ये डैम। मुल्ला एंड पेरियार रिवर दोनों के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर ये बेसिकली केरला में बना हुआ डैम है। पूरा का पूरा रिवर का मार्ग भी केरला में। तो क्यों तमिलनाडु का इशू है वो समझ। नाउ यू विल सी ये डैम लोकेटेड है आपके कार्डमम हिल, ये सी यहाँ से ही जा रहा है और ये कार्डमम हिल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डैम लोकेटेड है, वहां से पेरियार रिवर निकल भी रही है। So you will see वहां पे पास में थिकड़ी है जहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क भी है रिजर्व उसके पास। अभी जो मुल्ला पेरियार डैम है उसका पूरा का पूरा कैचमेंट केरला में, ठीक है। पर इस डैम को ऑपरेट कौन करता है, इस डैम को ऑपरेट करता है तमिलनाडु। सो यू विल सी तमिलनाडु डैम को ऑपरेट कर रहा है, डैम है केरला में, पूरा का पूरा कैचमेंट केरला में, और इसी में ही बात विवाद है। अभी बात क्या है, तमिलनाडु इसको ऑपरेट करता है, उसके 5 जो डिस्ट्रिक्ट है, मदुरई और थोड़ी बहुत और डिस्ट्रिक्ट्स है, उनके पानी का सोर्स, इरिगेशन का सोर्स एकमात्र ये सिर्फ ये डैम है, ठीक है। तो वहां से बड़े बड़े एक बड़े साइज के पाइपलाइंस लगा दिए वहां से पानी ले जाने के लिए उस रिजर्वियर से, ठीक है। अब केरला में ये डैम लाई करता है, अगर बारिश ज्यादा हो गई, कुछ ज्यादा हाई लेवल में हो गया, तो वहां पे नीचे रहने वाले 3 मिलियन लोग विल बी अफेक्टेड। तो डेंजर है, रिस्क है, ये केरला का मानना है। और दे वांट टू डीकमीशन दिस डैम एंड तमिलनाडु के नहीं भाई, हमारे लीज हुई है 99 साल के ऊपर लीज पे हमारे पास ये डैम है, वी आर गोइंग टू मेंटेन। सो उसी पे ये वाद विवाद चल रहा है, ठीक है ना। सी अभी ये जो मुल्लापेरियार डैम है, इसको यहाँ के 5 डिस्ट्रिक्ट में पानी सप्लाई किया जाता है। यहाँ से जो रिजर्वियर है उससे केरल जाके इडुक्की रिजर्वियर जो डैम है वहां पे भी जाता है। रिसेंटली जो आया था इशू, वहां पे एक्सट्रीम पानी हो जाता है, वहां चला जाता है, वहां पे फ्लड कंडीशंस बढ़ जाती है।
सो देर आर मेजर डैम्स, अगर आपने देखना तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो बनसुरा सागर डैम एक और है, फिर यहाँ पे मलमपूजा डैम है, वलया डैम है, मंगलम डैम है, पुटुंडी डैम है, परम्बिकुलरम रिजर्वियर, ठीक है, यहाँ पे पार्क भी है, चिमनी डैम, देन इंडवलरा डैम, मत्तुपट्टी डैम, पोनमुडी डैम, मुटन डैम, काकी रिजर्वियर, थेनमाला डैम, नेयार डैम, ये सारे डैम्स हैं ना। बात करते हैं डिस्प्यूट्स की, तो मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन और वो कर्नाटका कर रहे, तमिलनाडु कर रहे हैं, और कर्नाटक केरला के अंदर वो चीजें है, ठीक है। अब जो रोवर एरिया है वहां पे तकलीफ हो रही है केरला में, और यहाँ पे पानी थेनी, मदुरई, शिवगंगा, दिनकुल, रमनर, ये एरिया में इसी डैम से पानी जाता है। अभी क्या है, ये जो है 1880-86 के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक लीज अग्रीमेंट तमिलनाडु के साथ किया। केरला बोला कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये चीज अलग है, पर क्या बोल रहे हैं कि भैया एक बार जो कमिटमेंट कर दिया ना, वो कर दिया, फिर मैं किसी की नहीं सुनता, ठीक है। जो तो बोल दिया है वो आप बदल नहीं सकते। बात करते उसी के चक्कर में अभी तमिलनाडु क्या बोल रहा है, हम लोगों को डैम का पानी का हाइट पड़ा 152, जो जिसके चलते केरला का ये मानना है कि उससे चलते फ्लड कंडीशन डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी पे ये बैटल चल रहा है। एंड फाइनली जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 130 के आसपास, उससे कम उतना ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। और वहां से किस तरीके से चीजें होगी उसके लिए एक सुपरवाइजरी कमेटी बना दी है, पर वो कैसे उनका काम हो नहीं रहा, सुन नहीं रहे दोनों स्टेट, उसके लिए उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, ठीक है ना। सो यू कैन सी इट वाज सेड कि ये जो इतना पुराना 126 साल पुराना डैम है, वहां पे स्पिलेज हो रहा है, वो स्पिलेज के चक्कर में ये इडुक्की रिवर के पास पूरा आ जाता है और वहां पे फ्लड जैसी कंडीशन हो जा रही है। और इसके ऊपर एक पावर स्टेशन भी है जिसका इलेक्ट्रिसिटी तमिलनाडु भी जाता है, इतना याद रखना। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, आपका क्वेश्चन आएगा रूल ऑफ कर्व, क्या है रूल ऑफ कर्व। तो रूल ऑफ कर्व बेसिकली एक चीज है जो बताता है कि कितना एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, कितना भरा हुआ होना चाहिए रिजर्व है, एक मात्रा बताता है कि इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल बताया जाता है कि सीजन के अकॉर्डिंग इतना गेट कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। सो वो कोर सेफ्टी मैकेनिज्म है। अभी तमिलनाडु ब्लेम करता है कि केरला डिले करता ही है फाइनलाइज करने में रूल ऑफ कर्व, कि कब ज्यादा होना चाहिए, उसके चलते पानी के वो सब छेड़खाड़ी हो रही है। बैकग्राउंड अगर डैम की बात करें तो इंडिया 3rd नंबर में लार्जेस्ट डैम, सबसे पहले आ जाता है चाइना, 23,000 डैम्स है वहां पे अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद आ जाता है यूएस 9,000 समथिंग है, एंड देन फाइनली आता है इंडिया में 4,000 डैम्स। सो व्हेन आवर फर्स्ट पीएम we started that if you want to see the temple, it is Indian dams which are the new temple for new India, ठीक है ना। बात करते हैं इंडिया में 3rd नंबर पे वर्ल्ड के अंदर डैम्स है, उसके अंदर ही बात करें तो थेरी डैम उत्तराखंड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम है भगीरथी रिवर पे। अगर बात करें हीरोकाड डैम उड़ीसा में, वो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डैम इंडिया के अंदर। कलानी डैम सबसे पुराना 2000 साल पुराना डैम है कावेरी रिवर के ऊपर। थोड़े बहुत फैक्ट्स, अभी एजिंग, हमारा एक रिपोर्ट आया है यूएन की तरफ से, वो बताता है कि 1000 डैम ऑलरेडी अभी 5 साल के बाद, ऑलमोस्ट 5 या 3 साल के बाद 50 साल के हो जाने वाले। और थोड़े डेटा ये बताता है कि 64 डैम्स जो है 100 साल के, 100 साल से भी नहीं, 150 साल से भी ऊपर हो जाएंगे 2050 तक, और थोड़े बहुत 50 साल लगे। सो दैट इज कि ये जो बड़े डैम्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, सो ये बहुत रिस्की कंडीशन है। और उन्होंने ये बोला कि ये डैम्स को मेंटेन वो सब नहीं करे ना तो बहुत डिजास्टर हो सकता है, बिग डैम्स, ठीक है। उसी के अंदर उन्होंने ये भी बोला कि मैतो डैम जो है वो 87 ईयर ओल्ड पुराना है, एंड कृष्णा सागर डैम जो है 90 ईयर ओल्ड है। अगर बात करते हैं मुल्ले पेरियार की तो 100 साल पुराना है, विच इज वर्ड टू फेल, अगर फेल हुआ तो 3.5 मिलियन लोगों की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि ये इतना पुराना हो चुका है कि इसका कंस्ट्रक्शन वो सब अब डिफेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। बात करते हैं इशू विद द एजिंग डैम्स इन इंडिया। सी डैम्स क्या है, पानी रिजर्व करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरिगेशन, ड्रिंकिंग पर्पस सभी के लिए। पर इंडिया में अभी पाया जा रहा है कि उसी के चलते सिल्टेशन बढ़ रहा है, और वो सिल्टेशन की वजह से कैपेसिटी कम हो रही है, एक्चुअली इतनी नहीं है, वो कम कैपेसिटी हो रही है। और आसपास में इसी के चक्कर में ग्राउंड वाटर वो सब की भी क्राइसिस बढ़ चुके हैं, जो हो नहीं रहा, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा था कि कुछ एरियाज कुशन बनेंगे फ्लड्स हो, तो वो भी अब डिमिनिश हो रहे हैं,
सो एजिंग डैम हो चुके हैं, उसको हटाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। सो उसी से ही होगा। उसी के लिए धर्म करके प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जो एजिंग डैम है उसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू किया गया है ना। बात करते हैं इंडिया का कॉम्प्लेक्स पोजीशन ऑन इस्लामोफोबिया। क्या है ये, किस तरीके से एक एक करके डायमेंशन समझने की कोशिश करते हैं ना। कंटेक्स्ट है, India's assertion criticizing the OIC resolution on Islamophobia was valid but could have made a reference to Indian Muslim। ये सब क्या बातें चल रही है, आपका सवाल ये होना चाहिए, ये सब क्या है। बेसिकली अभी यूएन ने एक तारीख को डेडिकेटली, मार्च की तारीख को, एक है 15 तारीख है, उसको डेडिकेटली बता दिया गया है, रेजोल्यूशन पास किया गया है, सपोर्ट फ्रॉम ओआईसी उनके डेलीगेटेड, कि इस तारीख को बता दो कि कंजर्वेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, इस्लामोफोबिया जो हो रहा है उसको रोकने के लिए एक डेडिकेटेड डे बना दिया गया है। अभी इशू क्या है, एक तो इंडिया का इशू है, यूरोपियन यूनियन का। ये जो रिजोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है, और उसी के लिए वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो समझिए। बात करते हैं यूएन जनरल असेंबली 15 मार्च एनुअली वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। जो इस्लाम रिलीजन के लिए लोगों में फोबिया हो रहा है, ये सोच के कि भैया ये रिलीजन वाले ही टेररिस्ट होते हैं, ये सब तरीके का जो फोबिया हो रहा है जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा मुस्लिम कम्युनिटी का मेजर कंट्रीज के अंदर, एंड दे आर फेसिंग इश्यूज ओवर देयर। इन जनरल नॉर्मल पीपल्स आर फेसिंग इश्यूज ओवर देयर। उसी के चलते ये ओआईसी के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया है कि 15 मार्च को हम ये सेलिब्रेट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कम्बैट सच थिंग्स, ठीक है। सो मेन स्पॉन्सर थे ओआईसी, उन्होंने डिस्कस किया जो उनके डेलीगेटेड इंटरेस्टेड लोग थे, बट इस डिस्कशंस के अंदर इंडिया ईयू का इतना ज्यादा नहीं था, डिफिकल्टी थी प्रपोजल में। अभी क्या है, ठीक, इस्लामोफोबिया क्या है मेजरली, एक जनरली फियर टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। फॉर अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के ही रिलीजन के लिए एक फियर होना, प्रिजुडाइसनेस, एक स्टीरियोटाइप जजमेंटल बना देना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, हेट स्पीच, ये सारी चीजें हो रही है। और उसी के चलते ये चीजें कब बढ़ रही, अलकायदा ने 9/11 का अटैक किया, उसके बाद कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड एक खराब पिक्चर में दे दिया गया है एक कम्युनिटी को, ठीक है, और एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, पर वी हैव सीन कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही उसमें डाल दिया जाता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, इसे रोकने के लिए इवन पाकिस्तान के जो पीएम थे, दे सेड कि सुसाइड अटैक्स भी हुए जा रहे हैं विद इस्लाम, और इसी के चलते कितनी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, जहाँ पे मार्जिनलाइज हो चुके हैं मुस्लिम कम्युनिटीज। नाउ बात करते हैं किस तरीके से ओआईसी ने ये कंसेंसस में लेकर आए, ठीक है, थोड़ा कंसेशन उन्होंने भी अग्री कर दिया कि ठीक है इतना नहीं रखते, थोड़ा बहुत रखते हैं, और सबको कंसेंसस में लेके ये रेजोल्यूशन पास कराया। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो है ना रिलीजन टॉलरेंस, ठीक है, एंड फ्रीडम रिलीजन की और डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस के ऊपर हम काम करेंगे सब मिलकर, ठीक है, नॉर्मल ही बात की। फिर पीस बेस के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये क्या बोला था कि जो मेंबर स्टेट्स जहाँ पे ज्यादा इस्लामोफोबिया है वो ऐसे सब पर वो विड्रॉ कर दिया बहुत सारी चीजों को। दूसरा, इट इज ओनली वांट कि ये 15 मार्च को ही अप्रोप्रिएट मैनर में ये दिन बनाया जाए, ठीक है, डेडिकेटली। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के अंदर सबका फिर अग्रीमेंट हो गया, ठीक है भाई, रिलीजन फ्रीडम होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, डोमेस्टिक वो, तो दे एक्सेप्टेड। नाउ इंडिया और ईयू को क्या तकलीफ है, सो हमारे इंडिया के जो स्पोक पर्सन थे उन्होंने बोला कि भैया इंडिया के अंदर आप जो बात कर रहे हो, इट इज नॉट इस्लामोफोबिया, इट इज रिलीजियोफोबिया, जो हर जगह आप देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट जस्ट अब्राहिम फेथ बट नॉन अब्राहिम फेथ की अगर बात करें, ज़ोरास्ट्रियन है, ज्यूज है, बुद्धिस्ट है, ऑल दे हैव बीन परसिक्यूटेड इन मेनी कंट्रीज। तो आप सिर्फ एक रिलीजन को मत बोलो, आप रिलीजन फोबिया बोलो कि आज हर कंट्री में एक रिलीजन फोबिया चल रहा है, ठीक है, ये उन्होंने बोला। बट कहीं ना कहीं वी फॉरगेट वन थिंग, इट इज बीन सेड कि इंडिया ने इस बार इंडियन मुस्लिम्स का चीजों को एब्सेंट रखा है। वी कैन से कि किस तरीके से सुन्नी शिया और वो सारी चीजें, इवन दे कैन बी से ओवर हियर कि इंडिया में सबका साथ सबका विकास सबका भला जो स्कीम है उसके अंदर सभी को प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की बात होनी चाहिए, ठीक है, पर ये मेजर रेफरेंस देना इंडिया इसके बात के अंदर रह चुका है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज करने में। अगर ऐड करते कि वी आर प्लूरल सोसाइटी, ठीक है, हमारे यहाँ प्लूरलिज्म है, कोई वर्ड के अंदर रिजोल्यूशन के ये
क्यों नहीं मेंशन, ऐसा कुछ बात होनी चाहिए थी। बात करते हैं ईयू की पोजीशन की। ईयू बोलता है कि भैया कि ये जो है पर्टिकुलर कन्फेशन, आपका जो सिंगलिंग आउट करना, वो नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे राइट टू फ्रीडम रिलीजन का नहीं है, पर इंडिविजुअल राइट का है, ठीक है। हमारे यहाँ फोकस उसके ऊपर। सो कोई एक पर्सन अपना धर्म चेंज करना चाहता है, वो सब उसका खुद का राइट है, आप वो नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो वो उनका इशू उसके साथ है यू का। चाइना का पोजीशन क्या है? सरप्राइजिंगली चाइना सबसे बड़ा युंग मुस्लिम के लिए एक बहुत बड़ा operations they are doing, major things they are suffering actually Muslim in Xinjiang region. But you will be surprising the China foreign minister Wang Yi invited as a special guest at this meeting, ठीक है। and China was one of the sponsor of the resolution, हम भी वो भी sponsor थे कि हाँ ये resolution इस्लामोफोबिया का नहीं। आयरनी देखो, ठीक है। इवन दे आर मिसट्रीटिंग, पर इस्लामाबाद के कोई डिक्लेरेशन में उनके लिए कोई जिक्र नहीं है। बात करते हैं ओआईसी की, ठीक है। आपके लिए इधर का क्वेश्चन बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ये ऑर्गेनाइजेशन 57 स्टेट से बनी हुई है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बाद में। ये वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस है, ठीक है। ये मोरक्को किंगडम राबात, वहां पे ये बना था सबमिट 1969 एंड फाइनली टेक ओवर। इस्लामिक सबमिट्स होते हैं, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स भी होता है, जनरल सेक्रेटरीट, अल कुद्स कमिटी, ये सारी उसकी की बॉडीज है। दो ऑर्गन है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एंड इस्लामिक एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओआईसी की 57 स्टेट, सेकेंड आफ्टर यूएन, याद रखना 1969 मोरक्को में फॉर्म हुआ गया है। ये मेजर बॉडीज है एंड दो स्पेशल ऑर्गन्स है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. It is the only principal organ of UN that is not located in the New York City. All members of UN are automatically party to the ICJ statute. The ICJ does not get jurisdiction over the dispute of any of the conflict countries unless they give consent to it. Which of the above statements are correct? You have to see. पढ़ो आराम से and comment. फटाफट अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। देखिए हमने अभी पढ़ा है आईसीजे का लास्ट लेक्चर के अंदर। सो आई हैव इन्फॉर्म यू कि आईसीसी एंड आईसीजे के अंदर क्या डिफरेंस है उस वक्त भी, और उससे पहले भी क्लासेस में इन्फॉर्म किया है। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपका यहाँ पे, यूएन की कितनी बॉडीज है? 6 बॉडीज। सारी कहाँ पर है? सारी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, एक के छोड़ के, आईसीजे को छोड़ के, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, हेग में है। दूसरा, ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन आर ऑटोमेटिकली पार्टीज टू द आईसीजे स्टैट्यूट, करेक्ट। जो भी यूएन के मेंबर है वो इसके है, ठीक है। तीसरा, ICJ does not get jurisdiction over dispute of any of the conflicted countries unless they give consent to it. That is correct itself. अगर दो हम यहाँ क्वेश्चन पे थे। Consider the following statement with reference to International Court of Justice. It is the only principal organ of UN that is not located in New York. The statement is correct. 6 टोटल ऑर्गन है, उसमें से एक को छोड़ के सारी न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये हेग के अंदर है, ठीक है। दूसरा, ऑल मेंबर्स जो यूएन के वो इसके पार्टी है, इतना याद रखना। तीसरा, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक दोनों पार्टी जो कॉन्फ्लिक्ट में उन दोनों का कंसेंट ना हो, दोनों कंप्लेन ना करे तब तक, ठीक है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बात करते हैं the question which you guys need to do. Consider the following statement with reference to radio frequency identification. RFID की बात चल रही है, ठीक है। So RFID is a type of active wireless technology that allow for tracking or matching of an item or individual. थोड़ा नीचे चला गया है। The reader give off infrared waves and get signal back from the RFID tag. Which of the following statement are correct? अगर RFID के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो तो दिमाग दौड़ा के आप इसका प्रश्न का जवाब दे सकते हो।
सी नाम क्या लिखा है आरएफआईडी का फुल फॉर्म, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जब यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात चल रही तो इंफ्रारेड वेव कहाँ से आएगा? दे विल बी वर्किंग ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। तो 2 3 तो दोनों गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्टिव वायरलेस। कोई बैटरीज है क्या? नो, दे आर पैसिव वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो ट्रैक करते हैं मैचिंग ऑफ एन आइटम और इंडिविजुअल। सो टैग्स आर मेकिंग अ पैसिव, सो दे आर पैसिव वायरलेस टेक्नोलॉजी। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, मतलब दोनों ही गलत है। आंसर इज डी। बात करते हैं इंडिया टू बी टीबी फ्री बाय 2025। इंडिया टीबी फ्री होने वाला है 2025 के अंदर ही हमारा टारगेट रखा गया था। टीबी का है टारगेट 2025, हर एक के अलग अलग टारगेट्स है, सो वो याद रखना। बात करते हैं एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, इतना बताया गया है अभी जो टीबी का नया सर्वे आया है कि there is an increase in the TB case after COVID. It has been found that there is an increase in the TB case which is 19%. सो जो हमारा काम था कम करने का वो एक्चुअली बढ़ चुका है, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि टीबी का रिपोर्ट क्या है, टीबी कैसे होता है और कौन सी वैक्सीन है और गवर्नमेंट क्या काम करती है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर टीबी एक बर्डन है, ठीक है। हमने स्मॉल पॉक्स हटा दिया, हमने बहुत मेजर डिसीज पोलियो को भी कम कर दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दिया, सिर्फ 2 ही जगह पे वाइल्ड पोलियो है। बट टीबी एकमात्र ऐसा एंशिएंट डिसीज है जो अभी तक चल रहा है और उसका कोई उपाय आया नहीं, इट इज अ बर्डन, ठीक है। मेजर टीबी केसेस अगर आप देखो तो इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ पे 27% टीबी के एक्टिव केसेस है। चाइना 9%, इंडोनेशिया 8, फिलीपींस 6, पाकिस्तान 6, नाइजीरिया 4, बांग्लादेश 3, साउथ अफ्रीका एंड रेस्ट 33। सो कहीं ना कहीं यू विल बी फाइंडिंग दैट ऑलमोस्ट वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द टीबी 1 करोड़ पीपल, ठीक है। एंड उसी के चलते इंडिया में सबसे ज्यादा टीबी के केसेस 26 लाख इंडिया के अंदर है और इट इज बीन फाउंड के ईयरली टीबी की वजह से ज्यादा लोगों की मौत होती है कंपेयर टू अदर डिसीजेस। इवन कोविड हम गिन ले तो उससे भी ज्यादा कई मात्रा टीबी के केसेस है, ठीक है। बात करते हैं टीबी के रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट बताता है कि कहीं ना कहीं टीबी के जो केसेस है उसकी बढ़ोतरी हो चुकी है सडनली, ठीक है। क्योंकि कोविड के अंदर काम सब अटक गया था तो सही तरीके से नहीं हो पाया एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी देयर इज एन इंक्रीज इन द न्यू केसेस इटसेल्फ कंपेयर टू 2020। 21 में केसेस राइज हो चुके हैं, 19% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब कोविड-19 के अंदर जो काम था नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम 2025 जो टारगेट था वो थोड़ा बहुत अटक चुका है और उसी के चलते इट हैज बीन फाउंड। बट हर एक स्टेट में खुद के डेडिकेटेड प्लान्स बनाए टू अचीव द टारगेट्स। 18 स्टेट्स उन्होंने खुद के डेडिकेटेड प्लान्स बनाए गए, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल टीबी प्रिवलेंस, जो ये रिपोर्ट आया है वो बताता है कि इंडिया में प्लूमिनरी टीबी जो माइक्रोबायोलॉजी टीबी है 15 साल के बच्चे या उनसे ज्यादा के उम्र के अंदर पाई जा रही है। सो ऑलमोस्ट 1 लाख पॉपुलेशन के सामने 316 है जहाँ पे पीटीबी है, ठीक है। और दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पे 534 है 1 लाख के पॉपुलेशन की, और सबसे कम होगी केरला में 115। इतने ज्यादा प्लूमिनरी टीबी के केसेस है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें तो मॉर्टेलिटी रेट इसके चलते अगर चक्कर में आप देखोगे 11% टीबी की है। तो टीबी क्या है? टीबी एक बैक्टीरिया डिसीज है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम डिसीज जो टीबी की बैक्टीरिया है वो अफेक्ट करती है, एक फैमिली है उसी के अंदर, उसी के थ्रू लेप्रोसी भी होता है, ठीक है, जो माइकोबैक्टीरिया है उसी की फैमिली के अंदर। तो बात करते हैं, यू विल बी फाइंडिंग मोस्ट ऑफ द टीबीज आर इन द लेटेंट स्टेज। पता नहीं होता किसी पर्सन को कि उसको टीबी है, बाद में जाके वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो वैसे केसेस इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेगी। टीबी जल्दी फैलता है खांसने और स्नीज करने में, एंड वी डोंट हैव दिस हैबिट, इट हैज बीन फाउंड गला फाड़ के खांसेगे, हाथ नहीं रखेंगे और उसी के चलते ही कंटेजियस डिसीज है ना। 15 से 20% ऑफ एक्टिव केसेस इन्फेक्शन के आपको यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द लंग्स देखने को मिल रहे हैं। अब लंग्स से बाहर एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी केसेस बढ़ रहे हैं। ये बीमारी 3000 बीसी के टाइम की इजिप्ट में हर जगह पे ही एग्जिस्ट करती थी ना। इन ह्यूमन 2 तरीके के टीबी होते हैं, एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी एंड प्रिलिमिनरी टीबी। अगर हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी, प्लेग, कोलेरा, उन सबको कंट्रोल कर दिया, बट इससे नहीं कर सके। 10 मिलियन पीपल डेवलप टीबी इन 2019 एंड 1.4 मिलियन डेथ हो चुकी है और इसमें इंडिया का अकाउंटेड 27%। दिस इज द स्टैटिस्टिक ऑफ द टीबी। बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन। सी टीबी के लिए कोई कुछ था नहीं, बट देयर वर 2 पर्सन बेसिकली, वन वाज द कैमल गुरियन एंड वन वाज एल्बर्ट कालमेट। उन्होंने दोनों फ्रेंचमैन थे, उन्होंने क्या किया, जो ये कैटल्स है उनमें जो टीबी का वायरस था बोविस का, उससे उन्होंने यूज किया है
टू ट्रीट दिस डिसीज टीबी की, ठीक है, उसे ट्रीट करने के लिए उन्होंने इस बैक्टीरिया का स्ट्रेन यूज किया गया है और उसी से बीसीजी वैक्सीन यूज की गई। पहली बार 1921 में बनी थी। इंडिया के अंदर टीबी के लिए ये यूज फाइनली यूज लार्जर स्केल में 1962 में करी थी, पहले इंट्रोड्यूस 1948 में करी थी। वर्ल्ड वाइड 120 मिलियन डोज सालाना इसके लिए जा रहे, सेफ है, ठीक है, लाइसेंस दिया गया है। इंडिया कमिटेड है 2025 में कुछ भी करके एलिमिनेट करना। लेट्स सी बढ़ रहे हैं केसेस, किस तरीके से हम करते हैं। अभी ये बीसीजी कितना इफेक्टिव है, सिर्फ याद रखना बीसीजी टीबी नहीं, बाकी भी सारे कामों के लिए काफी इफेक्टिव है। बट इट हैज बीन फाउंड कि जो कंट्रीज इक्वेटर से दूर है वहां ज्यादा इफेक्टिव है रेदर देन इक्वेटर के पास। और ये भी पाया गया है कि बच्चों के अंदर टीबी के ये जो दिए गए थे तो वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनली रिस्पॉन्ड कर देते, पर जैसे जैसे उम्र होती है उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, ठीक है। देन you will be finding over here that it is also used as a immunotherapy agent in cancer, urinary bladder, तो वहां पे भी ये काम आता है, ठीक है। इवन प्रोटेक्ट लेप्रोसी और दूसरे जो माइक्रोबैक्टीरियम के है उससे भी वो लड़ने में काम आता है। ना बात करते हैं इंडिया के अंदर निक्षय पोषण योजना। ये गवर्नमेंट ने डेडिकेटली एक इवन निक्षय पोर्टल भी बनाया और ये योजना बनाई है कि जो लोग टीबी से सफर कर रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट का क्या है, पहले तो उन्हें पकड़ो, ठीक है, रजिस्टर कराओ, ट्रीटमेंट दो, ठीक है, और उनको देखो कितना हो रहे हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट खत्म होता है ध्यान रखो, तो जो आफ्टर ट्रीटमेंट खत्म हो जाए जो भी जरूरत की चीजें हैं, फूड हो जो भी हो, ये पोर्टल के थ्रू उन्हें सारी असिस्टेंस मिल सकती है और ये योजना उसके लिए ही लाई गई है, ठीक है। सो ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, सारी स्टेट यूटीज के अंदर ऑल टीबी पेशेंट इंक्लूडिंग एक्सिस्टिंग टीबी पेशेंट और अंडर ट्रीटेड में उनको इंसेंटिव इसके द्वारा दिया जाता है। याद रखना ये पोषण मिशन के अंदर नहीं आता है, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा निष्क्रिय पोषण योजना की है टीबी के लिए। डोंट कंफ्यूज विद द पोषण मिशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन द अकाउंट। नाउ अभी कंट्रोवर्सी चल रही है ऑन द मूवमेंट ऑफ ईवीएम। ईवीएम जब भी इलेक्शन आता है ईवीएम की एक कंट्रोवर्सी फिक्स होती है, ठीक है। तो पहले हमें लिए ये समझना है, अभी जैसे वाराणसी और सबका हुआ था तो ये माना गया था कि ट्रक के पीछे गए थे रूलिंग सरकार और उन्होंने कुछ कर दिया है, बट हमें ये देखना है कि ईवीएम क्या है, ठीक है, किस तरीके से जब पोलिंग होता है तो ईवीएम कहाँ रखा जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है, कौन मैन्युफैक्चर करता है, वो सारे प्रोविजन हमें देखने हैं। यू विल सी ओवर हियर वीवीपैट अब कंपलसरी है, आप जो भी करो तो यहाँ पे दिख जाएगा क्योंकि आपने इसको दिया गया, तो वी कैन वेरीफाई। ये है आपका बैलेटिंग स्टेशन और कंट्रोलिंग यूनिट आपके वहां पे जो प्रिसाइडिंग होता है उसके पास होता है। वो कंट्रोलिंग यूनिट क्या करता है, आपका वोट गया आप गए क्लियर कर देता है, फिर जो वोट बढ़ेगा ना वो ही रजिस्टर्ड होगा। सो ये दो यूनिट होती है, ठीक है। सो ईवीएम हैज एक्चुअली टू यूनिट, वन इज बैलेट यूनिट एंड सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ईवीएम जो पहला जो शुरू हुआ था सबसे पहले केरला की असेंबली में शुरू गया था 1982 में, पर उसको रद्द कर दिया था क्योंकि ये लॉ के अंदर डाला नहीं था, फिर डाला एंड फिर लार्ज स्केल में इंट्रोड्यूस ईवीएम को करा। सो ईवीएम 2000 वोट एक टाइम पे रिकॉर्ड कर सकता है। फिर उसके अंदर थोड़ा नया इनोवेशन आया, इट हैज बीन फाउंड कि 64 कैंडिडेट एक ईवीएम के अंदर हो सकते हैं इंक्लूडिंग द नोटा। फिर थोड़ा नया इनोवेशन आया और 2013 के बाद 384 मैक्सिमम कैंडिडेट अंदर ईवीएम मशीन के अंदर रख सकते हैं। बात करते ईवीएम कहाँ, जब इलेक्शन नहीं होता तो कहाँ रखा होता है, जब इलेक्शन होता है तो कहाँ होता है। तो जब इलेक्शन नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, उसकी निगरानी में ये ईवीएम होता है एक वेयर हाउस के ऊपर। अब वो वेयर हाउस के बाजू में ताला होता है, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरा फुल टाइम। तो जब इलेक्शन नहीं होता तो ईवीएम बिना इलेक्शन कमिश्नर की परमिशन के बाहर निकाले नहीं जाते, ठीक है। और जब भी निकालते हैं तो वहां क्या होता है, पहला लेवल ऑफ चेक इंजीनियर करते, देखते हैं टेस्ट एंड ट्रायल विद द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ना जब इलेक्शन होता है पोल सीजन में होता है तब ईवीएम कहाँ होता है, ठीक है। सो यू विल बी फाइंडिंग जब पोल सीजन में होता है तो पहला होता है रैंडमाइज टेस्ट, कि अभी निकाला है देख लो, रैंडमाइज टेस्ट सामने रख के ऐसे ही रैंडमली टेस्ट करते हैं। फिर ये सारे ईवीएम कहाँ कैसे जाएंगे वो भी रैंडमली अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। और उसके लिए एक सिक्योर रूम भी बनाया जाता है, तो जहाँ पे एक डेजिग्नेटेड जो रिटर्निंग ऑफिसर है जिसके पास ये मशीन आएगी वो उस रूम में रखा जाएगा। सेकेंड टेस्ट होता है पोलिंग स्टेशन के पास, जब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने टेस्ट करके दिखाया जाता है। तो दो रैंडमाइज टेस्ट होता है, जब कैंडिडेट फिक्स हो गए उनके उनके लिस्ट डाल दिए गए ईवीएम के अंदर, एक बार वो हो गया सील मार दिया, उन दोनों की सील मार दिया, ताले में रख दिया, जिस दिन पोलिंग होगा वहां से वो निकला जाएगा और स्टेशन पे आया जाएगा और वहां पे भी दिखा दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा भी रखते हैं कि कोई मशीन डिफेक्टिव ना हो जाए उसके लिए,
अभी जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, फाइनल वोट काउंट करेगा, ठीक है, जो दोनों पार्टीज है उनके ऊपर साइन वाइन ले लेगा और सारी चीजों का सिग्नेचर सील ठीक करके व्हीकल्स के अंदर डालेंगे और लेके जहाँ स्टोर रूम है वहां जाएंगे। पीछे पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो कर सकती है देखने के लिए कोई टेम्पर वेम्पर ना कर ले, ठीक है। वंस दे आर रीच, और जो रिजर्व वाले भी रखे थे कि डिफेक्ट हो गए तो ये काम कर लेंगे, उन सबको वहां पे पहुंचा दिया जाएगा और ताला मार दिया जाएगा। जिस दिन काउंटिंग सीजन होगा उसी दिन वो स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाएगा, ठीक है। उससे पहले वहां पहरेदारी, सीआरपीएफ की फोर्स सब कुछ जमा होगी, ठीक है। वो स्टोरेज रूम में से सेंट्रल आर्म पुलिस ऑफिसर सब निगरानी पे ध्यान रखेंगे। जब काउंटिंग होगा तब सील को देखेंगे, चेक करेंगे, फिर खोलेंगे और फाइनली कैलकुलेशन उसका आपको देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं हाउ ईवीएम सेड टू बी फुल प्रूफ। कैसे, अभी बात कर रहे हैं ना कि हैकिंग हो जा रही है, ये सब हो रहा है, तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये फुल प्रूफ है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे ईवीएम की हैकिंग कैसे हो सकती है भैया, नहीं हो सकती। ये बैटरी पे काम कर रहा है, कोई एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, वायर चाहिए ना हैकिंग करने के लिए, राइट। दिस इज द कंप्यूटर, इफ यू वांट टू हैक इट शुड बी कनेक्टेड टू समवेयर। अब ईवीएम बैटरी पे चल रहा है, देयर इज नो कनेक्शन एक्सटर्नल सोर्स, हाउ यू गोइंग टू हैक। सो वन क्वेश्चन ओवर देयर कि कोई इंटरनेट इंटरफेस कुछ भी नहीं है, ठीक है, सो बैटरी पे ही चल रहा है। दूसरा, अगर कोई टेम्पर भी करता है ना तो वो सिस्टम अपने आप उसको तुरंत पता चल के वो डिफेक्ट करके बंद कर देगा, चलेगा ही नहीं। रीप्रोग्रामिंग, अभी जो ये ईवीएम एंड वीवीपैट है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से काम करते हैं, तो उसको आप प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। वोट स्टफिंग, एक बार प्रोग्राम कर दिया खत्म, नो नेक्स्ट थिंग। अभी जो वोट दिया क्लोज कर दिया, उसके बाद कुछ नया वोट नहीं रजिस्टर हो सकता है। वेरिएशन थोड़ा सा भी, माइक्रो सेकंड का भी वेरिएशन, मिली सेकंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी पता चल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग दो ही करती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैंगलोर की और ईसीआई हैदराबाद की, यही दो मैन्युफैक्चर करती है। और वो मैन्युफैक्चरिंग रूम में भी ऐसे ही आप नहीं जा सकते हो, बहुत प्रोटेक्शन वो सब रखा गया है, ठीक है। और जो बनाया जाता है ना वो चिप को, वो प्रोग्राम को भी जला दिया जाता है। फिजिकल सिक्योरिटी भी है वहां अंदर पहुंचने के लिए, सो यू कैन सी दैट इट इज वेरी फुल प्रूफ। नाउ बात करते हैं नासा की अर्टेमिस प्रोग्राम की। सो क्या ये अर्टेमिस प्रोग्राम, यू हैव बीन सीन इन द न्यूज कि नासा एक अर्टेमिस प्रोग्राम मून के ऊपर जाने वाला एक मिशन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। इट वाज रिसेंटली इन द हिंदू के न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कशन था दैट जापान की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडा स्पेस एजेंसी असिस्ट कर रही है नासा के ये प्रोग्राम के लिए। सी ये प्रोग्राम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यू विल बी सीइंग ओवर हियर। सबसे पहला पार्ट जो है, जो इस मई के मंथ के अंदर होने वाला है, ठीक है, दैट इज कि इनका जो एक जोरदार वाला लॉन्चिंग सिस्टम है, ठीक है, वो यूजिंग द स्पेसक्राफ्ट ओरियन वहां पे ये मून के अंदर भेजने वाला है, जो मून को 5-6 वीक के अंदर वहां पे मून के पास पहुंचा भी देगा, इतनी बड़ी जर्नी करके फटाफट। प्लस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रोकने की भी जरूरत नहीं है, वहीं ऑर्बिट करेगा, नीचे जाएगा, लॉन्च करेगा, वहां पे एक होम स्टेशन जैसा भी होगा, रॉकेट रोबोट्स हो गए, ये सब है। दूसरे के अंदर अगर ये सक्सेसफुल हुआ, रिटर्न आ गए, सब कुछ हुआ, तो हम इंसानों को भेजेंगे, ठीक है, वीमेन्स है वो सब है। एंड तीसरे के अंदर दिस विल बी द फ्यूचर, मून से फिर यूज करेंगे मार्स और वो सब जगह जाने के लिए, ठीक है। सो ये मेजर डीप स्पेस का एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है जो वहां से अर्टेमिस 1 रोल आउट फ्रॉम कैनेडी स्पेस स्टेशन, इसलिए न्यूज में था। बात करते हैं टू लैंड ह्यूमन ऑन मून बाय 2024 इज द टारगेट ऑफ द नासा, ठीक है। तो वुमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून, ये टारगेट रखा गया है। अभी इससे क्या होगा, अगर इतना सब बनेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक बेनिफिट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, टेक्नोलॉजी विल बी गोइंग टू कम। एंड अगर हम मून पहुंचे तो वहां से लाके विल गेट द मोर इन्फॉर्मेशन व्हाट द मिनरल्स आर देयर, वी कैन यूज इट, ठीक है। हम इंसानों को भी भेज सकते हैं क्योंकि इट इज बीन फाउंड पानी प्रेजेंस है। नाउ नेम आफ्टर, इसका आर्टेमिस नाम रखा गया है, ग्रीक माइथोलॉजी, अपोलो है सबसे पहला अपोलो मिशन, ठीक है, उसकी 2 बहन ट्विन सिस्टर, उसका नाम है आर्टेमिस। आर्टेमिस इज द गॉडेस ऑफ द मून। नाउ मिशन की बात करें तो नासा का ये डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है जो लूनार नेक्स्ट जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन के लिए रहेगा, ठीक है। ये 4 से 6 वीक में पूरा सफर कर देगा। बहुत पावरफुल रॉकेट सिस्टम एसएलएस यूज किया जा रहा है विद ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका लिक्विड एंड मतलब क्रायोजेनिक एंड लिक्विड के बेस के ऊपर ये स्पेसक्राफ्ट रहेगा। लॉन्च डेट्स आप देख लो, समर 2022 अभी है रिसेंटली एक, दूसरा है 2022 से 23 एंड फाइनली 2024 द मेजर ह्यूमन मिशन। अब बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट की। ओरियन स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ही रहने वाला है विदाउट डॉकिंग टू स्पेस स्टेशन, लॉन्गर देन एनी शिप फॉर एस्ट्रोनॉट हैव एवर डन बिफोर। मतलब यहाँ से पहले जाने के लिए स्टेशन पे रुकना पड़ता है, वहां थोड़ा फिल विल करके फिर आगे जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट वहां पे, ठीक है, वहां पे ही रहेगा और वहां पे ही सीधा लैंड करेगा।
ठीक है। दूसरा सबसे पावरफुल रॉकेट यूज किया है बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट वहां पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो एक क्रू कार्गो के अंदर भी रहेगा, फिर एक बेस कैम्प हम जमाएंगे, एक तो गेटवे रहेगा जो फॉर एग्जांपल दिस इज मून, दिस इज अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से गए हम लोग, इसको गए ऑर्बिट किया, ठीक है, यहाँ पे इनके ऑर्बिट के अंदर आ गए, तो ये एक गेटवे बना देगा, ये पूरा टाइम ऑर्बिट करता रहेगा, ठीक है। अब इस ऑर्बिट से नीचे एक मून के सरफेस पे हाउस एक कैंप बनाएंगे, ठीक है। वहां पे भी रोबोट्स जाके काम करेंगे, और फिर वो यहाँ जाके, या ऑर्बिट है जो उसके ऊपर जाके कर सकते हैं, बार ऊपर नीचे कर सकते हैं, और फिर इनको रिटर्न जाना हो तो ये घूम के वापस से पैसिफिक ओशन में आ सकते हैं। ये प्लान है, ठीक है। सो एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रह सकेंगे, काम कर सकेंगे, ठीक है। लूनार कैबिन होगा, रोवर होगा, मोबाइल होम होगा, सब कुछ फैसिलिटी दे दी गई है। गेटवे की बात करें तो ये क्रिटिकल कंपोनेंट है, क्योंकि ये आउटपोस्ट बनाने का वाला है, वहां पे ऑर्बिट करेगा एक आउटपोस्ट, स्पेस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, वहां पे ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ रेगुलर इंटरमिशन उन दोनों का चलता रहेगा, और यही मेजर तरीका है आगे फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए ना। कनाडा क्या करने वाला है, रोबोटिक्स गेटवे जो ऑर्बिट करने वाला है उसमें काम करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी कम्युनिकेशन उस सब के लिए, जापान अगेन लॉजिस्टिक सप्लाई उस सब के अंदर काम करने वाले। सो दिस इज द पार्ट में यू कैन सी, यहाँ से लॉन्च हुआ, ठीक है, गया कैनेडी स्पेस स्टेशन से घुमा, देन यू विल बी सीइंग के धीरे धीरे सारे निकल रहे हैं, एंड फाइनली जो है वो आएगा यहाँ पे, एंड धीरे से सेटल होगा उसके ऑर्बिट के अंदर, एंड यू विल बी फाइंडिंग कि एक बार सेटल हो गया, यहाँ से यहाँ उनका प्रैक्टिस चलेगा। अब रिटर्न जर्नी करना है, देन दे कैन गो बैक, ठीक है, यहाँ पे आके दे विल गो बैक, ये पूरी उनकी जर्नी है। सो मिशन ड्यूरेशन क्या है, टोटल 26-42 डेज का मिशन है फर्स्ट, ठीक है, और रिटर्न ट्रांजिट 20 दिन के अंदर ही आ जाएंगे, वहां पे स्टे करेंगे अंदर 19 दिन और ऊपर 14 दिन। ना सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे मेजर इंपॉर्टेंस, नॉलेज बढ़ेगी भैया, कुछ भी हम नया करते हैं ना तो नए नए इनोवेशन टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, ठीक है। तो नॉलेज बढ़ेगी, प्लस वहां से मिनरल्स आएंगे तो हमें और चीजें पता चलेगी, प्लस हमें ये भी पता चलेगा पानी है तो हम कैसे मार्स में हमारे लोगों को बेच सकते हैं, वहां पे सेटलमेंट कर सकते हैं, सेटलमेंट इन द मून, ये सारी चीजें में काम शुरू हो जाएगा। तो एक नई तरीके से लूनार इकोनॉमी कन्वर्ट हो सकती है ना। इसरो का मून एक्सप्लोरेशन हमारा खुद का भी हुआ है, सबसे पहले इसरो का चंद्रयान-1 जिन्होंने पानी का प्रेजेंस बताया था, ठीक है। दूसरा जो था, जो विक्रम लैंडर रोवर एंड ऑर्बिटर था, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा, थोड़े से हम लोग रह गए थे, तो उसे वापस से सक्सेस करने के लिए थर्ड मिशन आ चुका है, साउथ पोल में हम भेजने वाले, ठीक है। द क्वेश्चन फॉर यू गाइज इज, सारथी a mobile app has been recently in the news, it is related to which of the following, हमने पढ़ा है आगे, आपको आगे की लेक्चर में पढ़ा है, सो देख लीजिए और फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर डालिए। याद कीजिए हमने आगे पढ़ा था प्रीलिम सीरीज के अंदर वाली सेक्शन के अंदर, जहां मैंने बोला था सेबी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ज्ञान के लिए एक मोबाइल ऐप ला रहे हैं सारथी, वो वही है, ठीक है। सो आंसर क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन इन कैपिटल मार्केट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डुगोंग, डुगोंग के लिए एक स्टेटमेंट है, is the only existing species of herbivore mammal that live exclusively in the sea, ठीक है। In India, dugong are found only in Gulf of Mannar. Dugong are listed as critically endangered in the IUCN Red List. Which of the statement above is not correct? याद रखो, not correct पूछा है, correct मत लिख देना। कमेंट सेक्शन में आपने डाला, सी सेकंड एंड थर्ड ये दोनों ही गलत है। इंडिया में डुगोंग गुल्फ ऑफ मन्नार में नहीं, बट कच्छ है, अंडमान निकोबार है, हर जगह मिलता है, हर जगह नहीं, सिलेक्टेड वहां पे पार्क स्टेट है वहां सब मिलता है, ठीक है। तो ओनली लिखा है सिर्फ यहाँ पे, तो ये गलत है।
तो यहाँ पे अगर हम नॉट करेक्ट का पूछे तो सेकंड सही है, ये याद रखना। डुगोंग क्रिटिकली एंडेंजर, ये भी गलत है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर विल बी बी, दिस इज राइट। इट इज द ओनली स्पीसीज हर्बीवोरस की जो है अभी फाइनली सी के अंदर, ठीक है। या आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो याद रखो वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 के अंदर याद आता है, साइट के अंदर भी 1 के अंदर। एंड द एरियाज जो लिखे गए हैं, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और 30 कंट्रीज में फाउंड है इंडिया के अलावा भी, ठीक है। सी का वो बोलते हैं ना। द क्वेश्चन इज ऑन कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सी व्हाई इट इज इन न्यूज रिसेंटली, सेंटर ने 9 नेम्स क्लियर करे गए हैं, और थोड़े आई मीन 2 जम्मू कश्मीर के ऐसे नेम थे कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने वापस से बोला था तब जाके क्लियर किए। तो ये अगेन जब भी ऐसा कुछ आता है तो कॉलेजियम वापस से न्यूज में आ जाता है। तो हमें ये जानना है कि कॉलेजियम सिस्टम का बर्थ कब से हुआ, क्या संविधान में क्या लिखा गया है, और सही है गलत है क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये बेसिकली आपके अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे सीजीआई और 4 जजेस होते हैं। अभी ये इनका जो रिकमेंडेशन होता है वो प्रेसिडेंटली अप्रूव करते हैं सीजीआई की चॉइस की, ये ग्रुप की, ठीक है। ये बॉर्न हुआ था 3 जजेस केसेस के अंदर, ठीक है, और ये मेजरली एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी के काम के अंदर से बाहर रखने की कोशिश करता है। क्रिटिसिज्म क्या है कि भैया क्लोज डोर है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत ही जूनियर जजेस, खुद के फैमिली, नेपोटिज्म, ये सारी चीजें क्रिटिसिज्म में है। तो हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले अगर हम बात करें सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 124, ठीक है, और 217 अपने हाईकोर्ट के लिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जज हो या सीजेआई हो, उन्हें अपॉइंट करते हैं विथ कॉन्करेंस ऑफ किसको, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लिखा है, ठीक है। मतलब सीजीआई को, अगर सीजीआई के अलावा किसी को करना है ये लिखा गया है, ठीक है। प्लस अगर कोई दूसरे स्टेट से तो वहां पे किसका कॉन्फिडेंस चाहिए, गवर्नर ऑफ स्टेट, ये चाहिए। अभी ये बात करी गई है इधर, यहाँ पे लिखा है कि प्रेसिडेंट कॉन्करेंस करता है। तो पहले ये था कि अगर जैसे सीजेआई है, उन्होंने रिकमेंडेशन भेज दिया गया कि इन लोगों को चूज कर लो, अभी प्रेसिडेंट की मर्जी उनको उनके रिकमेंडेशन लेना या नहीं लेना, ये था, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे वी हैव फाउंड कि ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम इट इज सेड कि जो सीजीआई का क्या होता था, एक सिस्टम बनाई थी कि जो सीनियर पर्सन है वो इलेक्ट होगा, जो जाने वाला होगा ना वो अपने सीनियर का नाम देके जाएगा और उन्हें ही बना देते, ये सिस्टम होती थी, ठीक है। वो बोल देते थे और फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर को पास कर दिया जाता था, यूनियन लॉ मिनिस्टर पीएम को बोलते थे एंड पीएम एडवाइस करते थे प्रेसिडेंट को, फाइनली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, इस तरीके से था। बट इट इज बीन फाउंड कि इंदिरा गांधी के टाइम पे 3 सीनियर जजेस को छोड़ दिया गया। इट वाज फाउंड कि कहीं ना कहीं जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, और उसी के चलते एक पहला फर्स्ट केस जज बना था एसपी गुप्ता का, जो जजमेंट था 1980। इट वाज सेड कि ये जो कॉन्करेंस की हम बात कर रहे हैं, वो कॉन्करेंस का मतलब ये नहीं है कंपल्शन, इट इज के प्रेसिडेंट को लेना या नहीं लेना, रिकमेंडेशन, इतना बात किया था, ठीक है। तो अभी क्या था, रिकमेंडेशन पे चलते, पर कुछ ज्यादा इंटरफेरेंस के चलते ही 1993 के अंदर जजेस रियलाइज कि ये जो कॉन्करेंस है ना, ये है आपका जो आपके सीजीआई ने बताया है और उन्होंने जो दिया है वो ही प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, सीजीआई प्लस 2 अदर जज, पर यहाँ पे ये नहीं बोला था कि अगर ये ना बोले तो सीजीआई हाँ बोले, ये सब क्लियरिटी नहीं थी, पर इतना बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे को इंसिडेंट कर दिया कि ये बोले वो रहेगा। बट देन वी रियलाइज कि थोड़ा बहुत इश्यू चल रहा था कि ये बोल रहे थे, ये मना कर रहे थे। सपोज 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, उसमें से 2 ने मना कर दिया, पर सीजीआई बोलता है कि नहीं होना चाहिए, और सीजीआई ने बोल दिया प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के लिए अभी कंपल्शन कर दिया 1993 सेकंड जज केसेस से, तो उनको तो अपॉइंट करना पड़ा। तो इन दोनों का तो वैल्यू का कुछ रहा, तो इसी के चलते ऐसा ना हो उसके लिए एक और जजमेंट आया था, थर्ड जज केस, ठीक है। अब ये थर्ड जज केस क्या बोलता है, सीजीआई प्लस 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर के लिए। अभी ये जो बोलेंगे, ठीक है, कि इन्होंने बोला इन चारों ने
सहमति मारी, इन्होंने भी बोला, तो जाएगा नाम प्रेसिडेंट के पास। अगर इन चारों में से किसी दो ने भी डिसेंट किया ना, तो सीजे अगर नाम भी भेजता है तो भी प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने डिसेंट कर दिया। ये थर्ड जज केसेस के अंदर आ गया। दैट मींस आपका सेकंड जज केसेस है वो कॉलेजियम को बर्थ देता है और उसको कंप्लीटली थर्ड केस लेकर आता है। ठीक है, अभी इट वाज ये तरीका था टू अपॉइंट। अभी इसी यही तरीका वी हैव फाइंड कि सीजेआई का क्या बोल दिया कि जो सीनियर है वही रहेगा, मतलब वो बोल के जाएगा, उसी को अपॉइंट किया जाएगा। तो लॉ मिनिस्टर रिकमेंड करेगा पीएम को, पीएम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, एंड देन होगा। ना बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए ये तरीका है। अभी हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना हो तो क्या होगा, +2 हाई कोर्ट जजेस सीनियर, जो वहां की चीफ जस्टिस जो वो रिकमेंडेशन देते हैं उनको, और वो प्रेसिडेंट के लिए भेजते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ही करता है। यहाँ पे गवर्नर को बोला जाता है और गवर्नर सीधा प्रेसिडेंट को बोला जाता है। तो इस तरीके से सिस्टम बना के रखी हुई है। बात करते हैं ये पूरी जो सिस्टम जो चल रही थी अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर की। ठीक है, ट्रांसफर भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, अपॉइंटमेंट करना, उसमें स्टेट में गवर्नर की भी बातचीत लेते हैं, इतना याद रखना। अभी क्रिटिसिज्म क्या था कि सबसे ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसका कोई वजूद है नहीं। सबसे पहले एक तो ये क्लोज डोर के अंदर काम कर रहा है, क्या ग्राउंड्स है वो पता नहीं। नेपोटिज्म हो सकता है कि जाने वाले खुद के ही लोगों को बिठा के चल जाए घर, फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, प्लस कितनी बार देखा है कि अच्छे वाले जजेस को लिया नहीं गया है, तो क्राइटेरिया फैकल्टी वो सब सारे इसके क्रिटिसिज्म है। खुद जस्टिस चंद्रमेश्वर बोले ये इलीगल सिस्टम है बेसिकली। ठीक है, और उसी के चलते इट वाज अ टाइम के खुद सीजीआई वो सब भी चाहते थे रिफॉर्म हो, तो एक नेशनल जुडिशरी ओवरसाइट कमीशन या फिर ऐसा अपॉइंटमेंट कमीशन करने की कोशिश की थी। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कह दिया था कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं, तो जुडिशरी करेगी, आप बनाओ, पर एक एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं। तो अगेन वापस से ये कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। इसे इम्प्रूव करने की बात करें कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ये ओवर जुडिशियल साइड वाला जो मैकेनिज्म है वो लाना चाहिए कि जहाँ पे जज खुद भी नेपोटिज्म या बैकडोर वो सब ना करे। ठीक है, तो ये बात चल रही है। अभी यहाँ क्या होता है, सपोज रिकमेंडेशन दे दिया, अभी प्रेसिडेंट को लगा नहीं तो उन्हें वापस से बोल सकते कि आप एक बार चेक कर लो। अगर फिर से उन्होंने बोला कि नहीं भाई यही होना चाहिए, तो फिर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, now which water body is located between the Bosphorus and Dardanelles Strait? इन दोनों के बीच में कौन सी वाटर बॉडीज है जो इन दोनों स्ट्रेट को कनेक्ट करती है, वो आपको बताना है। See, when there is so much you are reading about Russia and Ukraine, so always remember UPSC is not going to ask you about क्या कैसे war हुआ बताओ भैया। ठीक है, in prelims they are going to ask you the mapping question. So see the Eastern Europe map, whole Europe map, और प्रॉपरली कंट्रीज किसको लोकेट करती है वो देखो, आसपास सीज क्या है वो देखो, स्ट्रेट्स क्या है। ऐसे भी पहले भी मेडिटेरियन एरिया यूपीएससी के लिए फेवरेट रहा ही रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन आते ही है। तो डोंट मिस योर ज्योग्राफी पोर्शन फ्रॉम देयर। करो तो इस तरीके से करो, दैट इज व्हाट करंट एंड ज्योग्राफी कम ओवर हियर। सी द आंसर इज सी ऑफ मरमरा। देखो ये ब्लैक सी है, ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट इसको कनेक्ट करता है। अभी यहाँ से एजियन सी में जाने का रास्ता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, और यहाँ बीच में आ जाता है सी ऑफ मरमरा। फिर उसके बाद आता है डैंडेलिस स्ट्रेट। तो ये दोनों के बीच में क्या है, सी ऑफ मरमरा। इसको और इसको कनेक्ट कौन करता है, डैंडेलिस स्ट्रेट। ठीक है, एजियन सी एंड सी ऑफ मरमरा, एंड सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को बॉस्फोरस स्ट्रेट। इस तरीके से याद रखो। Now, with reference to Indus Water Treaty, consider the following statement. It is a tri-party agreement between India, Pakistan and China. It grants exclusive right to the India over river Ganga and Brahmaputra. We have in previous lecture we have actually read about the Indus Water Treaty permanent commission जो गया था मार्च के अंदर. So याद करो और आंसर सेक्शन कमेंट सेक्शन में डालो.
अगर बात करें तो आप पहला स्टेटमेंट देखो, ट्राई पार्टी बताया, इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। याद करो परमानेंट कमीशन किसके थ्रू, इंडस 43D प्रॉपर्ली बनी थी, वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला हटा दो जहां जहां पे हो। दूसरा बोल रहा है एक्सक्लूसिव राइट टू इंडिया ओवर रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। भैया गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ गई? इंडस और इंडस ट्रिब्यूटरी के ऊपर है, इंडस वाटर ट्रीटी की तो बात चल रही है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ जाएगी? क्वेश्चन ही देख के आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर इज डी, फोर्थ। तापी पार नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट, ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कहीं टाइम पहले से ब्रिटिशर ने भी रेकमेंड किया था एंड इंडिया गवर्नमेंट ने भी शुरू किया था। टोटल 30 प्रोजेक्ट्स इंटरलिंकिंग के हैं। इस साल के बजट में 5 प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं, जिसमें से एक ये है तापी, जो हमारे सतपुरा रेंज से निकल के यहाँ से पास होती है, ठीक है। पार रिवर जो नासिक से आती है वलसाड़ एरिया के आसपास, एंड नर्मदा जो हमारे ओमकारेश्वर सॉरी अमरकंटक प्लेट्यू बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज के बीच में से पास होती है, ठीक है। सो इन तीनों को लिंक करने की प्रोजेक्ट है। देयर आर अदर विच आर 5 इंटरलिंकिंग इस बजट में बात की, तो तापी, पार एंड नर्मदा तो है। दूसरा है दमनगंगा एंड पिंजल, तीसरा है कृष्णा एंड गोदावरी, चौथा है कृष्णा पेन्नर, और पांचवा है पेन्नर एंड कावेरी, ठीक है। तो ये 5 प्रोजेक्ट बजट में बता दिए गए, उसी के अंदर ये तापी, पार और नर्मदा, इसकी बात चल रही है। अभी क्यों न्यूज में है? बेसिकली ट्राइबल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें कितने विलेजेस एंड लैंड सबमर्ज हो जाने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट तो बहुत पहले ही गुजरात गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि करेंगे, और उनका ये भी था कि हम है ना मेजरली अंडरग्राउंड करते हैं पाइपलाइंस ऊपर करने की जगह, तो क्या आधे से ज्यादा विलेज सबमर्ज ना हो जाए कि और प्रोटेस्ट ना हो। बट अभी इलेक्शन आ रहा है इस साल, ठीक है, इन द लेटर ईयर, एंड जो भूपेंद्र पटेल है उनके रिप्रेजेंटेटिव आके बताया है कि ये एरिया के कि भैया ट्राइबल बहुत एंग्री है। और ऐसे भी अगर आपने देखा हो लास्ट ईयर के इलेक्शन के अंदर, सो पहली बार 100 से कम सीट 99 सीट्स बीजेपी की हुई थी और बाकी की कांग्रेस की बड़ी थी। तो बिकॉज इलेक्शन है और वो चाहते नहीं है कि ये प्रोजेक्ट की वजह से और सीट चली जाए, इसलिए अभी होल्ड पे कर दिया गया है, ठीक है। पर आगे आएगा, बजट में बोल दिया मतलब आने वाला, इतना याद रखो। पर अभी इसको होल्ड पे किया है, हमें समझना है ये क्या है। तो मेजरली तापी पार नर्मदा बेसिकली पानी, इरिगेशन, वाटर रीच करने के लिए फैसिलिटी बनाई है। अभी पार जो है नासिक से है, ठीक है, वलसाड़ तक पहुंचती है। तापी सापुतारा से महाराष्ट्र एंड सूरत इन गुजरात, नर्मदा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड गुजरात के भरूच नर्मदा। अभी इन तीनों का लिंकिंग होगा, इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ज्यादा पानी होगा ना तो वो डाइवर्ट होके पहुंच जाएगा, तो फ्लड जैसी कंडीशन नहीं होगी, और प्लस पानी का यूसेज होगा इलेक्ट्रिसिटी और सबके लिए, ठीक है। सो मेजरली अगर बात करें तो कुछ 8 डैम बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से एक ही डैम है जो नासिक के पास होगा। मेजरली सारे डैम गुजरात के अंदर है, और फिर अंदर 2 टनल भी बनाने वाले, एक बहुत बड़ा कैनल भी होगा, ठीक है, और पावर हाउस स्टेशन भी बनाने वाले हैं। सो ये एक प्रोजेक्ट है जो पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट के अंदर का 16 टोटल प्रोजेक्ट होने वाले नीचे के साइड में, उसमें से एक ये है, ठीक है। तो ये वाटर सर्वर्स रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट का डेफिसिट रीजन सौराष्ट्र एंड कच्छ के अंदर पहुंचाने की बात है। ये जो प्लान है ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान पानी का 1980 से ही शुरू हुआ था, जब जल शक्ति मिनिस्ट्री की जगह इरिगेशन मिनिस्ट्री थी, तब से ये शुरू हुआ था। तब टारगेट दिया गया था, वाटर कमीशन एक बनाया गया था उसके लिए, ठीक है ना। बात करते हैं क्या है कंसर्न। तो ट्राइबल का सबसे पहला कंसर्न है कि भैया हमारे लैंड चले जाएगी, हमें रिहेबिलिटेशन मिलता नहीं, हमारी जो इतने टाइम की जमीन थी चली जाएगी, हम खाएंगे क्या पिएगा क्या, ठीक है। एक वो है हमारा इनकम लॉस हो जाएगा, आप हमें जो ऐसी जमीन दोगे जो बैरन है, हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। तीसरा फेडरल चैलेंजेस है। अभी भैया ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पानी महाराष्ट्र एंड गुजरात जैसे आसपास के स्टेट्स के अंदर मध्य प्रदेश भी है, सो वहां पे एक और इशू चले जाएगा, कैसे बेनिफिट शेयरिंग होने वाली, ठीक है। प्लस ये जो अलग अलग रिवर का बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम है उससे अफेक्ट होगा ये अगर इंटरलिंक प्रोजेक्ट करते हैं।
एंड यू विल बी सीइंग क्लाइमेट चेंज। अभी देखने को मिल रहा है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्राई स्पिल्स और बढ़ रहे हैं, तो अगर इसे और कनेक्ट करेंगे तो और ड्राई स्पिल बढ़ जाएगी, और जो जो एरिया में थोड़ा बहुत पानी है वो भी डेफिसिट में चला जाएगा, ऐसा बोलना है। सिग्निफिकेंस क्या है प्रोजेक्ट का? सबसे पहले इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है। सो सरदार सरोवर वाटर जो यूज होता है इरिगेशन के लिए वो सेव हो जाएगा, और इरिगेशन के लिए और फैसिलिटीज के थ्रू से ले सकते हैं, ठीक है। पानी का जनरेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी रीच हो सकती है और इतना एनुअल बेनिफिट भी मिलेगा पावर जनरेशन का। फ्लड भी डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पानी जो हो जाता है उससे फ्लड हो जाता है, तो वो हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात चल रही है। अभी बात करते हैं ये इनिशिएटिव का ओरिजिन कैसे होता है। तो इंटरलिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग नेशनल इंटरलिविंग प्रोजेक्ट तो बहुत पहले ब्रिटिशर के ही टाइम पे सर आर्थर कॉटन बोले थे कि ऐसा करना चाहिए कि गंगा का पूरा बेसिन और नीचे कावेरी का बेसिन दोनों को कनेक्ट कर दो, हर जगह पानी पानी हो जाएगा फिर, ठीक है, इनफ टू रीच। ये कॉन्सेप्ट था। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1970 में ये कॉन्सेप्ट वापस से डिमांड में आया, और 1980 के अंदर इरिगेशन मिनिस्ट्री ने, जो आज की जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उन्होंने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया। उसी प्लान के अंदर देयर वाज अ प्रपोजल के ऊपर जो हिमालयन रिवर्स है उसके अंदर कुछ 15 14 जितनी लिंकिंग करेंगे रिवर्स के अंदर, और नीचे 16 करेंगे, ठीक है। तो इससे टोटल 30 लिंकिंग प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। सो हिमालयन जो पूरा है वहां पे बारिश होती है, एंड ऐसे भी पानी हिमालयन का पूरा टाइम रहता है, तो बारिश के टाइम ओवर हो जाता है तो फ्लड आता है। सो व्हाट वी कैन डू कि वहां का पानी हम वेस्टर्न रीजन में पहुंचा सकते हैं जो डेफिसिट है, ठीक है। और नीचे बात चल रही थी कि ये जो हमारा हरियाणा राजस्थान गुजरात है वहां तक हिमालयन रीजन का इंटरलिंक करके पानी पहुंचा सकते हैं। तो वन प्रोजेक्ट केन बेतवा उसी का ही है, ठीक है। दूसरा आप देखोगे पेनिनसुलर रिवर की अगर बात करें, सो साउदर्न वेस्टर्न घाट, ठीक है, वहां पे यू विल फाइंडिंग के नीचे ज्यादा पानी आता है। तो एक काम करो, जो एरिया में ज्यादा है जहाँ पे कम है उन दोनों को मर्ज कर दो, तो पानी प्रॉपर्ली जो इंटरनल रीजन है वहां पे पहुंच सकते हैं। तो ये बात वहां पे की गई थी, ठीक है। तो टोटल 30 प्रोजेक्ट्स बता दी गए, उसमें से केन बेतवा जो अभी आप देख रहे हो ये केन है, और ये बेतवा है, वहां पे लिंक कर दिया गया है। सो केन का पानी बेतवा में शिफ्ट कर रहे हैं यूपी के अंदर, ठीक है। अभी बात करते हैं नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी। तो जो 1980 का पर्सपेक्टिव नेशनल प्लान बना था तभी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई थी। गेटिंग गाइस, लाइक क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? सिंपल है कि जो 1980 का प्लान बनाया था तभी ये एक वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई थी। अब उसको क्या कर दिया है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। उसी के अंदर इस अथॉरिटी को चेंज करके ये अथॉरिटी का नाम दे दिया है। सो ये सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर उसको हैंडल करता है। फंक्शन क्या है, आसपास की नेबरिंग कंट्रीज डिपार्टमेंट उनको सारी पावर दे दी है, अगर एनवायरमेंट इशू हो जो भी हो उनके पास सारी पावर्स उनको दे दी है। वो फंड भी इकट्ठा कर सकते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के इस काम को आगे लेके जाएंगे। सो दैट्स इट, दैट वाज तापी पार। अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या था न्यूज में, तो आपके लिए प्रोजेक्ट जानना जरूरी है, ठीक है। रिवर्स कहाँ से है, क्या है वो सब। नाउ गोइंग टू द प्रीलिम फोकस सीरीज, अगर हम बात करते हैं क्या न्यूज में है। नवरोज था 21 मार्च को, ठीक है। पीएम ने ग्रीट किया है नवरोज के दिन। तो हमें ये जानना है नवरोज मुबारक, नवरोज क्या है। तो इंडिया में नवरोज 2 साल बनाया जाता है, एक तो अगस्त में और एक तो मार्च में। मार्च में वर्ल्ड वाइड बनाया जाता है, इट इज अ न्यू ईयर। इंडिया के अंदर हर एक हिंदू धर्म के अंदर यू विल बी फाइंडिंग के चैत्र महीना का फर्स्ट डे इट हैज बीन सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर। सो पारसी न्यू ईयर्स भी बनाया जाता है, ईरानी न्यू ईयर्स बेसिकली। सो नवरोज क्या है, पारसी न्यू ईयर है। नव मतलब नया दिन, रोज मतलब डे, सो न्यू डे, ठीक है। मार्च में ग्लोबली नवरोज बनाया जाता है, पर इंडिया में 200 साल बाद में आया है और यहाँ पे लीप ईयर कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए अगस्त के महीने में यहाँ पे नवरोज बनाया भी जाता है। सो 2 साल में 2 बार बनाया जाता है। सो मार्च वाला महीना है वो ग्लोबली, एंड अगस्त वाला इंडिया के लिए, ठीक है। 200 साल लेट आया था, और जो इसे लेने वाले थे, ठीक है, नवरोज के लिए जो थे, जमशेदपुर नवरोज, तो वो उन्होंने यहाँ पे एक नया कैलेंडर बनाया, शनशाही कैलेंडर, ठीक है। ये शनशाही कैलेंडर थे जमशेद जी नवरोज, एक पर्शियन किंग थे जमशेद जी, उन्होंने इंडिया के अंदर ये कैलेंडर बनाया गया। उसके बेसिस पे अगस्त में भी बनाया जाता है। बाहर जो यूज होता है वो ईरानियन कैलेंडर यूज हुआ जाता है। सी याद रखना, बेसिकली पर्शियन पीपल ही है जो आपके ईरान के साइड के जो थे सबसे पहले, दे स्टार्टेड द ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, ठीक है। बाद में जाके यू बी सीइंग कि जब इस्लाम आता है किस तरीके से पावर ऑक्यूपाई हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है, तो कितने लोग इंडिया में आ गए थे, गुजरात और मुंबई एंड पारसी कम्युनिटीज यहाँ पे आई, तो पर्शिया से पारसी नाम आया गया था, ठीक है।
और आधे पाकिस्तान में भी है। अभी इट हैज बीन ऑब्जर्व इरानियन एंड ज़ोरास्ट्रियन वर्ल्ड वाइड यूनेस्को को इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर भी डाल दिया गया है इसको, ठीक है ना। ज़ोरास्ट्रियन की बात करें तो सबसे पुराना एकमात्र मोनेस्टिक फेथ है, ठीक है, 3500 साल पुराना है। प्रॉफिट ज़ोरास्ट्र उनके द्वारा ये फेथ को क्रिएट किया गया था। पर्शिया जो आज का ईरान है, वहां पे ये 650 बीसी से ये इमर्ज हुआ था, बट इस्लाम के बाद इसका खत्म नहीं हुआ, पर लोग दूसरी जगह स्प्रेड हो चुके थे, ठीक है। एंड यूल बी फाइंडिंग गुजरात के अंदर पर्शियन वर्सेस पारसी उभर कर आया है, ठीक है, जिन्हें हम माइनॉरिटी कम्युनिटी में दिया है, क्योंकि 0.006% है, इसलिए जियो पारसी स्कीम भी लाए गए ना। ट्रेडिशनल स्कीम्स जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में रह गई है, सो वैदिक चांटिंग इज वन ऑफ देम। रामलीला रामायण के अंदर, कुतियतम, ठीक है, संस्कृत थिएटर है। रमन ये एक रिलीजियस फेस्टिवल गढ़वाल हिमालय में पाया जाता है। मुद्येतु ये रिचुअल थिएटर केरला का। कलबेली राजस्थान का एक सर्पेंट डांस होता है। छाऊ डांस, ठीक है, बुद्धिस्ट चांटिंग। देन संकृता ये मणिपुर का रिचुअल डांस है, एकदम लीन होकर ड्रम बजा के, ठीक है। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल, ये थटेरा जो है पंजाब के, उनका ये क्राफ्ट को अनटेंजिबल लिस्ट में डाला गया है। देन योगा नवरोज 2016 में आया था, फिर कुंभ मेला एंड फाइनली अभी दुर्गा पूजा को दिया है, ठीक है, तो ये याद रखना लिस्ट। बात करते हैं एक्सरसाइज सलामती है। अभी ये एक्सरसाइज सलामती है, इंडियन आर्मी, नेवी नहीं है, आर्मी है, जो सेशल्स, तो आज का सेशल्स आपका एरिया है, ठीक है, मॉरिशस के पास, बहुत अच्छी जगह है घूमने की। तो वहां पे एक एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज लामती है, ठीक है। 115 आइलैंड है। अभी की पॉइंट क्या है, फ्रेंडशिप ट्रीटी है, लामती मतलब दोस्त, तो उसी के बेसिस पे वो दोनों सीखेंगे क्या करेंगे, विच इज वेरी कॉमन इन एवरी, तो आपको नाम याद रखना है, सेशल्स। अभी बात करते हैं महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। अभी आप ये देख रहे हो मडागास्कर, अभी अमृत आजादी का महोत्सव के अंदर वहां पे एक महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल एक पार्क का नाम दिया गया। सी यू कैन सी क्यों, एक तो वहां पे जो इंडियन पॉपुलेशन है, बिकॉज गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, उनकी जर्नी नेट प्रैक्टिसिंग आपकी क्या बोलते हैं, हमारी जो सत्याग्रह की नेट प्रैक्टिस थी, वो उन्होंने वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर ही करी थी। एंड वहां पे जो इंडियंस थे जो आधे मडागास्कर में, और उन्होंने ये बोला कि दिस इज द प्लेस, ग्रीन मतलब सस्टेनेबल उसके लिए। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है, दे आर हेल्पिंग मडागास्कर अर्बन डेवलपमेंट एरिया ग्रीनरी के लिए, ठीक है। तो एक एरिया को डेडिकेटली नाम दिया गया है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, इट्स अ पार्क ना। छत्रपति शिवाजी की बात करें तो अभी न्यूज में इसलिए था कि इफ वी टॉक अबाउट शिवसेना एंड बीजेपी परगर ने तेलंगाना का एक एरिया है, वहां पे इंस्टॉल करने की कोशिश की शिवाजी की, अंबेडकर जंक्शन के पास। तो वहां पे ये एक प्रोटेस्ट दो पार्टियों के बीच में शुरू हो गया, दोनों ही अपोजिशन लड़ पड़े और पत्थरबाजी एक दूसरे के ऊपर कर दी, और इसलिए सेक्शन 144 कर्फ्यू का डाल दिया गया। नाउ हमें जानना है छत्रपति शिवाजी के बारे में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और ये सिचुएशन क्यों वॉयलेंट हुई ना। शिवाजी की बात करें तो फरवरी 19 तारीख 1630 को शिवनेरी फोर्ट के वहां पे उनका जन्म हुआ, ठीक है, पुणे में। शाहजी भोसले जो उनके पिताजी थे और जीजाबाई जो उनकी मम्मी थी, ठीक है, उन्होंने नाम दिया एक गॉडेस शिवजी, उनके बेसिस पे उनको नाम दिया। मराठा एम्पायर उन्होंने बनाया गया था। सी शाहजी भोसले खुद बीजापुर के जो जागीर थे, सल्तनत के एरिया के जागीर थे, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद फाइट करके गोरिल्ला ट्रेनिंग और वो सब करके एक कंप्लीट मराठा एम्पायर बनाया, खुद बीजापुर से ही अलग करके, ठीक है, आदिल शाही सल्तनत से ही अलग करके एक बना दिया गया, ठीक है। और उन्होंने खुद को अपने आप को छत्रपति का टाइटल भी दिया गया 1674 के अंदर, क्राउन उन्होंने लिया था, ठीक है। छत्रपति मतलब चारों डायरेक्शन का पति ना। रिलीजियस टॉलरेंस एंड फंक्शनल इंटीग्रेशन था। ब्राह्मण जो ब्राह्मण्स थे, मराठास थे, प्रभुस थे, उनके बीच में जो सिक्योरिटी दे रहा था। देन यू विल बी फाइंडिंग बहुत ही डिसिप्लिनरी वे में उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। अष्टपद 8 अलग अलग रोल लेवल उन्होंने पूरे बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया था। इनका नहीं कि वो एडवाइस करते उनको हर एक काम पे, पर वो नहीं कि वो जो भी एडवाइस करे वो माने, वो रिजेक्ट भी कर सकते, ठीक है। गुरिल्ला टैक्टिक्स, सी दे वर मेजरली एलोकेटेड इन द वेस्टर्न का जो जंगल एरिया था, तो दे वर वो उसके अंदर बहुत माहिर थे, और वो दुश्मन की पकड़ को तुरंत पकड़ लेते कि भैया यहाँ से अटैक करेंगे ना वो वीक है, ठीक है। सो उसी के बेसिस पे वो टैक्टिक्स यूज करते थे, पिन पॉइंट अटैक्स एंड
finally we can see that this courageous warrior died in 1680 और उसी के बाद पेशवा किस तरीके से मराठा को आगे लेके जाते हैं. Now you will be seeing over here what the situation turn out. Basically दो अलग पार्टीज प्रोटेस्टिंग कि भैया ये एरिया में क्यों, और उसी के बेसिस के अंदर लड़ पड़े और टीयर गैस सब हो चुका एंड फाइनली सेक्शन ऑफ द कर्फ्यू डाल दिया गया है. सो दैट वाज इट फॉर दैट. नाउ बात करते हैं बुकारेस्ट. बुकारेस्ट 9 कंट्रीज. अभी ये बुकारेस्ट एक जगह है हंगरी के अंदर, ठीक है. तो वहां पे ये हुआ था एक सम्मेलन और वहां से एक 9 कंट्री का B9 कंट्रीज बनती है, ठीक है. अभी इंडिया में ये 9 कंट्री ईस्टर्न यूरोपियन की कंट्रीज आई है बताने कि भैया किस तरीके से रशिया ने यूक्रेन में किया है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है. तो बात करिए ये बुकारेस्ट बनी थी, ये नाटो की 9 कंट्री मेंबर हो चुकी है. पहले थी यूएसएसआर की पार्ट, याद रखना, ठीक है ना. ये फाउंड हुई थी 2015 में नवंबर 4. बुकारेस्ट जगह पे कैपिटल है रोमानिया का, ठीक है. B9 रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, इस्टोनिया, लाविटिया, लिथुआनिया. ये B9 के नाम आपको याद करने रहेंगे. B9 पार्ट है EU एंड नाटो की, ठीक है. और क्या है नाटो की लिए हम काम करेंगे, मतलब सोल्जरिटी एंड प्रोटेक्शन. सो मेजरली जो अटैक हुआ है, सो दे आर कमिंग टू इन्फ्लुएंस इंडिया कि किस तरीके से है टू टेक द सपोर्ट. इवन दिस कंट्रीज हैव इवन हेल्प अस इन द टाइम बीइंग कि हमें जब इवैक्यूएशन करना था, ठीक है. सो B9 कंट्रीज इज द न्यूज़. तो प्रीलिम पर्सपेक्टिव आपके लिए ये है, ठीक है. सो वी एंड द सेशन ओवर हियर. हम फिर अगले हफ्ते मिलते हैं नए टॉपिक्स इस आने वाले हफ्ते के इम्पोर्टेंट. एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो इस साल देने वाले एग्जाम. बी प्रिपेयर. आप देखो अच्छे से चीजों को एनालिसिस करो. डोंट जंप ऑन सो मच कि करंट नो. करंट एंड स्टैटिक मिक्स है. सो हाउ द करंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द स्टैटिक वो भी देखो, एनालिसिस करो. योर होल पेपर इज बेस्ड ऑन लॉजिकल स्किलिंग. तो आपकी लॉजिकल स्किलिंग सिर्फ सीसेट के अंदर नहीं है, जीएस के अंदर भी है. और वो आप क्लियर करते हो तो ही आप मीन्स में जाते हो. तो वो देखिए अच्छे से. और कुछ भी डाउट हो सो यू कैन कम एंड मीट एंड इवन you can write down in the comment section. Thank you. Bye bye.